विशालकाय मॉनिटर का एक समूह शहर की सड़कों पर पहरा दे रहा था और लगातार निगरानी रखते हुए इधर उधर टहल रहा था। आदित्य एक इमारत की छत पर बेहद सावधानी से रेंग रहा था और इस समूह की निगाहों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस समय उसकी योजना साफ थी। वह इन मॉनिटर को एक एक करके समाप्त करना चाहता था। ये सभी जीव कदकाठी में बहुत बड़े थे और उनकी रक्षा शक्ति भी असाधारण रूप से मजबूत थी, जिससे उन्हें मारना कहीं अधिक कठिन हो जाता था। कुछ देर बाद आदित्य ने इन मॉनिटर की गश्त में एक स्पष्ट क्रम देख लिया। एक मॉनिटर गली के एक छोर की जांच करता था, जबकि बाकी दो बारी बारी से दूसरे छोर की निगरानी करते थे। आदित्य उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब बीच की चौकी पर खड़ा मॉनिटर अकेला रह जाए, ताकि बाकी दोनों के दूर होने पर वह उसका ध्यान भटका सके। कुछ ही मिनटों बाद वही हुआ जिसकी आदित्य को प्रतीक्षा थी। जब एक मॉनिटर अकेला रह गया और बाकी दो अपनी नियमित जांच के लिए गली के सिरों की ओर चले गए, तब आदित्य चुपचाप नीचे कूदा और एक बड़ी मजबूत पत्थर की दीवार के पीछे छिप गया। उफ! आदित्य ने हल्की सी सीटी बजाई। पहरे पर तैनात मॉनिटर को तुरंत लगा कि उसने कुछ सुना है, और जैसा कि आदित्य ने अनुमान लगाया था, वह उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आई थी। आदित्य ने छाया गमन का उपयोग किया और स्वयं को दीवार के पीछे बनी परछाई में इस तरह घुला दिया कि वह विशालकाय जीव की दृष्टि से पूरी तरह ओझल हो गया। जैसे ही मॉनिटर ने उसकी ओर पीठ की, आदित्य परछाई से बाहर निकला। उसी क्षण उसकी अपनी छाया से तीन और आकृतियां अलग हो गईं। पहले के विपरीत अब आदित्य को अपने अधीनस्थों को बोलकर आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। संश्लेषण से प्राप्त सामूहिक चेतना की दिव्य शक्ति के कारण वह उन्हें मानसिक संवाद के माध्यम से निर्देश दे सकता था। वे बिना किसी शब्द के केवल उसकी इच्छा को समझकर तुरंत कार्य करते थे। वे तीनों आकृतियां ओमेगा, ब्लैक वॉल और सेरिल ही थीं। जैसे ही उनके कदमों की हल्की आहट गूंजी, अकेले मॉनिटर ने उनकी ओर देखा और शत्रु की उपस्थिति से सतर्क हो गया। उसने जोर से दहाड़ने की कोशिश की और जमीन पर अपना पैर पटका ताकि अपने साथियों को सचेत कर सके। लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक उठी, क्योंकि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और जमीन से कोई कंपन भी नहीं हुआ। उसी पल उसकी नजर सेरिल पर पड़ी। सेरिल के हाथ में एक काले जादूगर का दंड था और उनके चारों ओर हल्की नीली आभा से बनी एक अदृश्य परत फैली हुई थी। मौन अवरोध। यह एक विशेष दिव्य कौशल था जिसे केवल मध्य स्तर के जादूगर ही प्रयोग कर सकते थे। जादूगर और आवाहक वर्ग के शरीरों से निर्मित सेरिल को यह दिव्य क्षमता विरासत में मिली थी। जैसे ही वे छाया से बाहर आए, सेरिल ने मौन अवरोध सक्रिय कर दिया, जिससे उनके आसपास की सभी आवाजें पूरी तरह लुप्त हो गईं। मॉनिटर ने फिर से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। उसी क्षण ओमेगा और ब्लैक वॉल उस पर टूट पड़े और अपने पूरे शरीर का उपयोग करते हुए उससे भिड़ गए। ब्लैक वॉल ने योद्धा उकसाव और मंदिर प्रहरी की इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह विशालकाय बैल जैसे जीव अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी बाईं भुजा में पकड़ी भारी ढाल पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। मॉनिटर पूरी तरह उन्मत्त हो गया और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया। तभी ओमेगा ने अपने नुकीले पंजों से उसके पैरों पर हमला किया और उसे जमीन पर गिराने का प्रयास किया। बचाव के लिए मॉनिटर ने अपने हाथ में मौजूद विशाल लकड़ी के गदा दंड को तेजी से घुमाया। उसी क्षण ब्लैक वॉल ने योद्धा धावा का प्रयोग करते हुए उसकी पीठ पर प्रहार किया और उसे संतुलन से बाहर कर दिया। दूसरी ओर ओमेगा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके सिर पर विखंडक पंजे चला दिए। इससे मॉनिटर भ्रमित हो गया और उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई। वह अपना संतुलन खो बैठा और दाईं ओर की दीवार से जा टकराया। मौन अवरोध के कारण एक भी आवाज बाहर नहीं गई। मॉनिटर का विशाल शरीर अब दीवार के बड़े और भारी पत्थरों के मलबे के नीचे दबा हुआ था और वह बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। उसी क्षण एक छोटे कद की आकृति उसकी छाती पर कूदी। हरे रंग के विषैले तरल की एक तीव्र धार सीधे उसकी आंखों में जा लगी। विष उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसकी आंखें तुरंत गल गईं और कुछ ही क्षणों में मलबे के नीचे केवल उसका निर्जीव शरीर पड़ा रह गया। उफ! बाल बाल बचा।
आदित्य ने मन ही मन अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे फिर से उसकी छाया में समा जाएं। मौजूदा परिस्थिति में यही सबसे सुरक्षित और प्रभावी रणनीति थी। बिना किसी को सतर्क किए, बिना शोर मचाए, एक एक करके शत्रु को समाप्त करना ही उसका सर्वोत्तम तरीका था, क्योंकि इन मॉनिटोर से समूह में भिड़ना अत्यंत कठिन था। दूसरी ओर आदित्य को यह उपाय इसलिए भी कारगर लग रहा था क्योंकि बिना हंगामा किए और आसपास मौजूद अन्य मॉनिटोर को सावधान किए बिना इन राक्षसों को मारना अन्यथा संभव नहीं था। उसने जो इतिहास में पढ़ा था उसके अनुसार इस तल के पूरे कालखंड में सैकड़ों दल इसी कारण असफल हुए थे। एक अकेला मॉनिटोर ही 5 से 6 योद्धाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता था। युद्ध के दौरान वे हमेशा जोरदार दहाड़ और भयानक शोर मचाते थे, और जैसे जैसे अधिक मॉनिटोर युद्ध में शामिल होते जाते, उन्हें परास्त करना उतना ही कठिन होता चला जाता। यहां तक कि आदित्य जैसे मध्य स्तर के मास्टर श्रेणी के तलवारबाज के लिए भी आमने सामने की लड़ाई में इनमें से एक को मारना आसान नहीं था। इसीलिए आदित्य ने अपनी संख्या और अपने शक्तिशाली लड़ाकों का उपयोग करते हुए शत्रु को अचानक चारों ओर से घेर लिया और भारी क्षति पहुंचाई। उसने मौन अवरोध का सहारा लिया ताकि कोई भी ध्वनि बाहर न जा सके और आसपास का कोई भी शत्रु सतर्क न हो पाए। वह स्वयं भी मौन अवरोध बना सकता था, लेकिन इसके लिए अवरोध बनाने वाले को एक ही स्थान पर स्थिर रहना पड़ता था और उसे लगातार पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखना होता था। इसी कारण आदित्य ने यह कार्य सेरिल को सौंपा, जबकि उसने स्वयं अपने विष अम्ल से अंतिम प्रहार किया। यह विष अम्ल गिरे हुए शत्रु को कुछ ही सेकंडों में समाप्त कर देने में सक्षम था। महान सोमीर के शरीर को आत्मसात करने के बाद आदित्य को जो ग्रैंड मास्टर श्रेणी की विष अम्ल दिव्य क्षमता प्राप्त हुई थी, वह वास्तव में अपनी ख्याति के अनुरूप अत्यंत घातक थी। आदित्य ने जल्द ही देखा कि दूसरा मॉनिटोर अपनी गश्त से लौट रहा था। अब उसके पास सामने पड़े मृत मॉनिटोर के शरीर और उसकी क्षमताओं को आत्मसात करने के लिए समय नहीं बचा था। इसके बाद आदित्य ने पहरा दे रहे शेष मॉनिटोर के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। उसने उन्हें भी उसी प्रकार अचानक घेर लिया और एक एक करके समाप्त कर दिया। कुछ ही समय में उसके सामने 3 मृत मॉनिटोर पड़े थे। आदित्य ने उन शवों पर अपनी दिव्य शक्ति क्षमता अवशोषण का प्रयोग किया और उनकी क्षमताओं तथा कौशलों को आत्मसात करने लगा। प्रणाली, मुझे क्षमताएं और कौशल दिखाओ। आदित्य ने नई प्राप्त शक्तियों की जांच करने का आदेश दिया। मेजबान ने निम्नलिखित क्षमताएं और कौशल प्राप्त किए हैं। जादू प्रतिरोध, डी श्रेणी, निष्क्रिय। यह क्षमता मेजबान के शरीर को जादुई आक्रमणों और क्षति के विरुद्ध अधिक प्रतिरोधी बनाती है। स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति, सी श्रेणी, निष्क्रिय। यह क्षमता मेजबान को धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता करती है। कंदरा पराक्रम, डी श्रेणी, सक्रिय। यह क्षमता 20 सेकंडों के लिए मेजबान की शारीरिक शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देती है। मेजबान ने कंदरा वंश प्राप्त कर लिया है। वर्तमान वंश शुद्धता 8%। लगता है अंत में छोटे स्तर के जीव छोटे ही रह जाते हैं, आदित्य ने कहा और मॉनिटोर के बचे हुए 2 मृत शरीरों पर अपने हाथ रख दिए। विलय करो। आदित्य के आदेश के साथ ही संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। कुछ ही समय में उसने एक नए सहयोगी का स्वागत किया। वह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लगभग 1 मीटर अधिक लंबा और 2 गुना अधिक शक्तिशाली था। अब तुम लीजन का हिस्सा हो, आदित्य ने कहा। नए अधीनस्थ ने आदित्य के सामने झुककर प्रणाम किया और फिर उसकी छाया में समा गया। अगले 5 घंटों तक आदित्य ने गुप्त रूप से मॉनिटोर के छोटे छोटे समूहों पर यही रणनीति अपनाई। वह उन्हें एक एक करके समाप्त करता गया और इस प्रकार शत्रुओं की संख्या को धीरे धीरे कम करता चला गया। अब उसकी सेना में 30 मॉनिटोर अधीनस्थ सैनिक थे। वे सभी कुलीन श्रेणी के राक्षस थे। उसने इनका उपयोग किसी अन्य बड़ी या उच्च प्रजाति के निर्माण के लिए नहीं किया, क्योंकि उसे छोटी बातों पर अपने संसाधन व्यर्थ करने में कोई रुचि नहीं थी। वह एक बहुत बड़ा शिकार पकड़ना चाहता था और तभी इन संसाधनों का प्रयोग करना चाहता था। पुराने अभिलेखों के अनुसार इस तल पर कुल लगभग 80 मॉनिटोर थे।
आदित्य उनमें से 60 से अधिक को मार गिरा चुका था। वह पूरी तरह एकाग्र और समर्पित था और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे अति आत्मविश्वास से कोई भी गलती करने से रोके रखा। अब आदित्य शहर की टूटी फूटी और ध्वस्त इमारतों के बीच छिप गया। उसकी दृष्टि एक विशाल कोलोसियम के अंतिम छोर पर जा टिकी। वह प्राचीन रोम के ग्लैडिएटर युद्ध अखाड़ों से कुछ भी कम नहीं लग रहा था और ठीक उसके केंद्र में गिरे हुए मोनिटोर की हड्डियों और खाल से बना एक विशाल सिंहासन खड़ा था। इस समय उन राक्षसों के बीच एक भीषण प्रतियोगिता चल रही थी। वे एक दूसरे को अपने हथियारों, नंगे हाथों और यहां तक कि अपने विशाल सींगों से भी मार रहे थे। कई बार वे सीधे अपने प्रतिद्वंद्वियों के हृदय को भेद देते थे। आदित्य समझ गया कि ये राक्षस आपस में यह तय करने के लिए लड़ रहे थे कि उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। प्रतियोगिता के अंत में एक लाल रंग का मोनिटोर विजयी होकर खड़ा था। उसके हाथ में कई नुकीले कांटों से सजी धातु की गदा थी। उसने जोरदार दहाड़ मारी और उसकी विजय घोषणा से पूरा अखाड़ा कांप उठा। अगले ही क्षण उसने अपना हथियार उस विशालकाय मोनिटोर की ओर तान दिया, जिसके पैरों के पास एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी पड़ी थी। अब वह खुलेआम सिंहासन पर बैठे राक्षस को चुनौती दे रहा था, मानो राजा बनने की होड़ शुरू हो गई हो। सिंहासन पर बैठा वह विशालकाय मोनिटोर क्रोध से गुर्राया। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी और एक विशाल ढाल को पकड़ा और सीधे अखाड़े के मैदान में कूद पड़ा। धमाका! जैसे ही अखाड़े का वर्तमान राजा युद्ध भूमि में उतरा, उसकी आंखों में क्रोध और तिरस्कार साफ झलक रहा था। धूल का एक विशाल बादल उठा और कंपन की लहरों से पूरा अखाड़ा हिल गया। आदित्य को दूर से ही उस दबाव का गहरा एहसास होने लगा। राक्षसों और मनुष्यों से युद्ध करने के अपने लंबे अनुभव के आधार पर उसने तुरंत उस पीले मोनिटोर की वास्तविक शक्ति को पहचान लिया। यह तो अधिपति श्रेणी का तल स्वामी है। अखाड़े के भीतर इस समय एक अत्यंत भयंकर युद्ध चल रहा था। आसपास मौजूद मिनोटॉर अपने पसंदीदा योद्धा के समर्थन में जोर जोर से जयकार कर रहे थे और अपने हथियारों को जमीन पर पटक रहे थे। उनमें से कुछ तो दूसरी ओर के समर्थकों से आपस में ही भिड़ गए थे। आदित्य इन प्रतिद्वंद्वी मिनोटॉरों की अपार शक्ति और उनकी निर्मम युद्ध शैली को देखकर स्तब्ध रह गया, विशेष रूप से अखाड़े के वर्तमान चैंपियन को देखकर, क्योंकि अब तक उसने जितने भी मिनोटॉर देखे थे उनसे यह बिल्कुल अलग था। यह अधिक क्रूर था, अधिक बुद्धिमान था और युद्ध कला में अत्यंत निपुण था। वह हर समय अपनी रक्षा मजबूत रखता था और जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले हमला करने का अवसर देता था। जैसे ही सामने वाला असंतुलित होता, वह तुरंत घातक प्रहार करता। हालांकि लाल मिनोटॉर भी कमजोर नहीं था। उसके भयानक हमलों ने उसे इस जानलेवा संघर्ष में बढ़त दिला रखी थी। आदित्य ने इस युद्ध को देखने में अधिक समय नहीं लगाया। उसने शोर से भरे अखाड़े का लाभ उठाया और बचे हुए मिनोटॉरों को चुपचाप बाहर निकालना शुरू कर दिया, ताकि दुश्मनों को इस प्रकार मारा जा सके कि किसी को यह पता भी न चले कि उनके साथी एक एक करके गायब हो रहे हैं। अंततः मुकाबले का परिणाम सभी के सामने था। चैंपियन का पद अब भी पीले मिनोटॉर के पास ही रहने वाला था। मिनोटॉर ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी मुट्ठियों से छाती पीटते हुए अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन किया। यह लड़ाई वास्तव में बहुत करीबी थी। निर्णायक क्षण में पीले मिनोटॉर ने अपनी ढाल फेंककर प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटका दिया और फिर अपनी विशाल कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बहुत बढ़िया, इतना शानदार प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद, आदित्य ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा। उसकी आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। वह इस समय पीले मिनोटॉर के सिंहासन के ठीक ऊपर बनी एक विशाल शिला जैसी संरचना पर बैठा हुआ था। एक मानव, तुम यहां भीतर कैसे आ गए? मिनोटॉर ने गुर्राते हुए पूछा। चिंता मत करो, मैंने पूरा ध्यान रखा है कि हमारी यह छोटी सी बातचीत कोई और न सुने, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मिनोटॉर को बोलते देखकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब अर्ध स्वामी स्तर का रजत कोबोल्ड बोल सकता था, तो स्वामी स्तर का मिनोटॉर क्यों नहीं? अगले ही क्षण आदित्य अखाड़े में कूद गया और विशाल पीले मिनोटॉर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी तलवार को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से बाहर निकाला और सीधे चैंपियन की ओर तान दिया। क्या तुम मुझसे युद्ध करना चाहोगे?
आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हा हा हा, एक मानव होकर भी तुम बहुत मूर्ख हो। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम मेरे और मेरे परिवार से घिरे हुए हो? तुम यहां से जीवित कैसे निकलोगे? हा हा हा। मिनोटॉर ने उपहास भरी दहाड़ लगाई। उसके साथ ही मिनोटॉर भी हंसने और बड़बड़ाने लगे। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। क्यों ना हम यह पक्का कर लें कि कोई हमें बीच में परेशान न करे? आदित्य ने प्रस्ताव रखा। अचानक उसकी परछाई से दर्जनों काली आकृतियां बाहर निकलने लगीं। एक एक करके कई विशालकाय आकृतियां अखाड़े की जमीन पर उतरीं और लगभग 200 मीटर लंबे इस विशाल क्षेत्र को भरने लगीं। यह क्या है? मिनोटॉर सरदार चिल्ला उठा। उसकी आंखों के सामने आदित्य की घोर काले सैनिकों की सेना खड़ी थी। इस दल के अग्रिम पंक्ति में ओमेगा और उसके 6 सेनापति थे। पर सबसे भयावह दृश्य यह था कि इस सेना में उसके अपने लगभग 40 रिश्तेदार भी शामिल थे। आदित्य सबसे आगे खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई सेनापति अपनी सेना का नेतृत्व करता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है, आदित्य ने स्पष्ट स्वर में कहा। सबको समाप्त कर दो। उसके आदेश के साथ ही काले सैनिकों की सेना ने चारों ओर मौजूद मिनोटॉरों पर धावा बोल दिया, जो कुछ ही क्षण पहले युद्ध का आनंद ले रहे थे। अरे नीच प्राणियों, मेरी भूमि पर आकर मेरे ही लोगों पर आक्रमण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस क्षेत्र के सरदार ने दहाड़ते हुए अपनी विशाल ढाल उठाई और आदित्य व उसकी सेना पर टूट पड़ा। शेष बचे हुए लगभग 18 मिनोटॉर भी अपने हथियार उठाकर बिना जीवन की परवाह किए दुश्मनों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में एक अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। काले सैनिकों का दल और मिनोटॉर एक दूसरे से टकरा गए। मिनोटॉरों का यह मुख्य शत्रु इतना भयंकर और शक्तिशाली था कि उसकी विशाल कुल्हाड़ी के एक ही वार से जमीन कांप उठती थी और 5 मीटर तक फट जाती थी। एक ही झटके में उसने आदित्य के 3 सैनिकों को काट गिराया और अपनी विशाल ढाल से 2 सैनिकों के सिर कुचल दिए। ओमेगा और उसके अन्य अधीनस्थों ने मिनोटॉरों के समूह को निशाना बनाया। वे उन्हें उलझाकर और बहकाकर दूर ले गए, जिससे आदित्य को तल के सरदार से आमने सामने युद्ध करने का अवसर मिल गया। जैसे ही मुख्य योद्धा दुश्मन सैनिकों को चीरता हुआ आगे बढ़ा, उसी क्षण एक तेज प्रहार उसकी ढाल से टकराया और उसे 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः उसने हमलावर को साफ देखा। उसे देखते ही उसका विशालकाय शरीर भी कांप उठा और उसके हाथ लगभग सुन्न हो गए। मिनोटॉर योद्धा ने सामने देखा और पाया कि उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में लगभग 5 फीट लंबी एक विशाल तलवार थी। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, आदित्य ने कहा, और पिछले सप्ताह के बाद पहली बार युद्ध प्रभुत्व को सक्रिय किया। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली और दमनकारी था। आदित्य का स्तर काफी बढ़ चुका था, इसलिए उसकी युद्ध प्रभुत्व, आभा की सघनता और उसकी अराजक प्रकृति भी पहले से कहीं अधिक भयावह हो गई थी। एक स्वामी स्तर का राक्षस एक प्रारंभिक महामहारथी स्तर के योद्धा के बराबर माना जाता था। स्तरों के बीच का स्पष्ट अंतर आदित्य को पहले से ही पता था, क्योंकि भले ही वह महामहारथी स्तर के प्रतिद्वंद्वी से 10 स्तर ऊपर हो, फिर भी उसके हारने की संभावना लगभग 50% रहती थी। अंततः अनुभव और युद्ध कौशल की गुणवत्ता केवल सतही ज्ञान रखने वाले को हमेशा पराजित कर देती है। मिनोटॉर सरदार ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, एक जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ और आसपास के 20 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उस क्षेत्र में खड़ा आदित्य लगभग अपना संतुलन खो बैठा और विस्फोट के कंपन से ही पीछे की ओर जा गिरा। संभलने से पहले ही मिनोटॉर सरदार ने उस पर हमला कर दिया और अपनी विशाल ढाल से उसके सिर पर वार किया। आदित्य ने ठीक समय पर अपनी तलवार से उस प्रहार को रोक लिया, लेकिन फिर भी वह 3 मीटर पीछे जा गिरा। जोरदार टक्कर के बाद उसके हाथ कांपने लगे। उसी क्षण सरदार उसकी ओर दौड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर क्षैतिज वार किया। आदित्य 10 मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर लौटने लगा। उसका हथियार लगभग उसके हाथ से छूट ही गया था। उसके उठने से पहले ही बॉस मिनोटॉर सीधे उसके ऊपर कूद पड़ा, जबकि वह अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। लानत है! जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, धरती फट गई। आदित्य ने पार्श्व छलांग का उपयोग किया और अंतिम क्षण में बड़ी मुश्किल से हमले से बच पाया।
वह तुरंत खड़ा हुआ और फिर से रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। अभी केवल 10 सेकंड ही बीते थे, लेकिन इस ताकतवर मिनोटॉर के हमलों में उसे पीछे धकेला गया, दूर फेंका गया और लगभग अंगूर की तरह कुचल दिया गया। आखिरकार उसका सामना एक ऐसे राक्षस से हुआ था जिसने युद्ध शैली के मामले में उसे पूरी तरह पछाड़ दिया था। उसने तुरंत रक्षा दृढ़ता को सक्रिय किया। उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक ठोस ढाल जैसी आभा फैल गई। यह टेम्पलर की विशेष क्षमता थी जो उपयोगकर्ता की रक्षा क्षमता को दोगुना कर देती थी और आक्रमण शक्ति को आधा बढ़ा देती थी। कालकोठरी के सरगना ने आदित्य पर लगातार हमले किए, जबकि उसके सामने खड़ा यह मानव केवल बचाव करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। तुच्छ मनुष्य, क्या तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत करते हो? यही अखाड़ा तुम्हारी अंतिम कब्र बनेगा। मिनोटॉर दहाड़ा और तेजी से अपनी विशाल ढाल से उस मुश्किल से खड़े मानव पर प्रहार किया। आदित्य का पूरा शरीर पास की दीवार से जा टकराया। वह दर्द से कराह उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस टक्कर के प्रभाव से उसकी हड्डियां लगभग टूट गई हों। आदित्य का मुंह खून से भर गया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठा पाया। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और उसकी दृष्टि लगभग समाप्त हो चुकी थी। क्या यह कोई स्तब्ध करने वाली क्षमता है? उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे अपने शरीर पर किसी प्रकार का स्थिति प्रभाव महसूस हो रहा था। इस समय पूरा युद्ध क्षेत्र खून के तालाब जैसा बन चुका था। लाल और काला खून चारों ओर फैला हुआ था। उस स्थान से दूर जहां आदित्य और तल के स्वामी के बीच युद्ध चल रहा था। आखिरी बचे मिनोटॉर ने चीख मारी जब ओमेगा ने अपने पंजों से उसका दिल निकाल लिया और अपने बड़े दांतों से उसकी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, ओमेगा ने चारों ओर देखा और पाया कि बचे हुए सभी दुश्मन मारे जा चुके थे, जबकि सेना के लगभग 1 दर्जन सैनिक शहीद हो गए थे। उसकी निगाहें तुरंत अपने गुरु आदित्य की ओर मुड़ गईं। इस समय आदित्य कालकोठरी के इस तल के स्वामी के हमलों से खुद को बचाते हुए लगातार पीछे हट रहा था। ओमेगा अपने स्वामी की रक्षा के लिए तेजी से मिनोटॉर की ओर दौड़ा। इस समय वह आदित्य की सेना में अकेला ऐसा था जो इस कालकोठरी के सबसे शक्तिशाली शत्रु से बराबरी का मुकाबला कर सकता था। हस्तक्षेप मत करो, ओमेगा के मन में आदेश गूंजा। वह तुरंत रुक गया और अचंभित होकर खड़ा रह गया। उसकी निगाहें अपने गुरु पर टिक गईं। मिनोटॉर की युद्ध कुल्हाड़ी एक बार फिर लाल रंग से चमक उठी और वह जमीन को चीर देने वाले प्रहार की तैयारी करने लगा। आदित्य ने अपनी तलवार से उस क्रूर हमले को फिर से रोका, लेकिन वह लगभग जमीन पर गिरकर टूट ही गया। उसके पैर जवाब दे चुके थे और अगले ही क्षण उसे फिर पीछे की ओर फेंक दिया गया। चमकती कुल्हाड़ी के वार से वह लगभग चूर चूर हो गया था। यदि उसकी तलवार मिथ्रिल की बनी न होती तो वह 2 टुकड़ों में कट चुका होता। उसके मुंह से खून का एक और थक्का बाहर गिरा। युद्ध लगभग जीत लिया गया था। इस समय केवल मिनोटॉर का सरगना ही बचा था और आदित्य के सैनिक अपनी संख्या के बल पर उसे आसानी से समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह अकेले ही उसका सामना करने पर अड़ा हुआ था। इस समय आदित्य में खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके कांपते हाथों से खून बह रहा था। उसकी बाहों और पैरों पर कई गहरे कट थे। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे और उसका आधा चेहरा उसके अपने खून से सना हुआ था। फिर भी उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया, दोनों हाथों से तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी शक्ति के साथ चुनौती दी। दोबारा। आदित्य ने इस कालकोठरी के मृत मिनोटॉर तल सरगना की शक्तियों को अवशोषित करना शुरू कर दिया, और चूंकि यह एक लॉर्ड स्तर का राक्षस था, इसलिए उसे शक्ति अवशोषण की प्रक्रिया पूरी करने में सामान्य से कहीं अधिक समय लग रहा था। प्रणाली, मुझे सूची दिखाओ। मेजबान ने निम्नलिखित क्षमताएं और कौशल प्राप्त कर लिए हैं। भूमि विभाजक सक्रिय। मेजबान अपनी माना को संघनित कर जमीन या सतह पर विनाशकारी प्रहार कर सकता है और सभी दिशाओं में 5 मीटर की सीमा तक गहरी दरारें उत्पन्न कर सकता है। क्षेत्रीय दाब सक्रिय। यह क्षमता मेजबान को आसपास के 30 मीटर के क्षेत्र को भारी गुरुत्वीय दबाव से भरने की अनुमति देती है, जिससे शत्रुओं की गति और प्रतिक्रिया दोनों धीमी हो जाती है। स्वास्थ्य पुनर्जनन निष्क्रिय। यह क्षमता मेजबान को युद्ध के दौरान तेज गति से निरंतर स्वास्थ्य की भरपाई करने देती है। मिनोटॉर
प्रभामंडल निष्क्रिय। यह मेजबान को मिनोटोरिस प्रजाति के राक्षसों और व्यक्तियों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देता है। मिनोटोरिस वंश पूरी तरह समाहित हो गया। वर्तमान वंश शुद्धता 138%। बहुत अच्छा, मुझे संयोजन में उपलब्ध क्षमताएं दिखाओ, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। आदित्य ने जो क्षमताएं प्राप्त की थीं, उन्हें देखकर ही उसे समझ आ गया कि उसने शहर के सभी मिनोटोरों को समाप्त करके कितना बड़ा संकट टाल दिया था। मिनोटोर तल सरगना की क्षमताओं को देखते हुए यदि वह शहर में मौजूद लगभग 100 मिनोटोरों की सेना के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर देता तो उसे रोक पाना लगभग असंभव होता। उनमें से हर एक अत्यंत शक्तिशाली था और ऐसी स्थिति में आदित्य और उसकी छोटी सी टुकड़ी खुले युद्ध में आसानी से नष्ट हो सकती थी। इसी कारण पिछले एक दशक में सैकड़ों साहसी दल इसी तल पर अपनी जान गंवा चुके थे। नई प्राप्त क्षमताओं में से क्षेत्रीय दाब को युद्ध प्रभुत्व प्रभामंडल और शिकारी संकल्प के साथ संयोजित किया जा सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और सीमा दोनों में वृद्धि होगी। शेष नई क्षमताएं वर्तमान में मेजबान की अन्य शक्तियों के साथ संगत नहीं हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। यह पहली बार था जब किसी संयोजन के लिए तुरंत परिणाम उपलब्ध नहीं थे। शायद जैसा कि प्रणाली ने संकेत दिया था, इसके लिए एक निश्चित स्तर की अनुकूलता आवश्यक थी। हर चीज की एक शुरुआत होती है, आदित्य ने स्वयं से कहा, और विकास कौशल को सक्रिय करने के लिए पहले से बनाए गए मिनोटोर अधीनस्थों को मिलाकर नए अधीनस्थ बनाने लगा। उसने अगले 2 घंटे केवल इसी कार्य में लगाए ताकि मिनोटोर वंश की वर्तमान शुद्धता और बड़ी संख्या में राक्षस कोर का उपयोग करके अंततः एक अर्ध लॉर्ड स्तर का अधीनस्थ प्राप्त किया जा सके। ब्लैक वॉल, इधर आओ, आदित्य ने आदेश दिया। ब्लैक वॉल, जो उसका अधीनस्थ संरक्षक योद्धा था, तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ। आदित्य ने एक हाथ ब्लैक वॉल और उसके नए अधीनस्थ पर रखा और दूसरा हाथ मृत मिनोटोर तल सरगना के शरीर पर। इस संयोजन के सफल होने के लिए 50 बी स्तर राक्षस कोर की आवश्यकता है। फिर से आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि इस गति से उसके पास मौजूद राक्षस कोर तेजी से समाप्त होते जा रहे थे। यद्यपि वह अब अत्यंत समृद्ध था, फिर भी उच्च स्तर के राक्षस कोर का भंडार सीमित ही था। हाल के समय में प्रणाली विकास के लिए इन कोरों की मांग लगातार बढ़ा रही थी। पहले ओमेगा, फिर ओलिवर और अब ब्लैक वॉल। जुग्राम के स्थान पर ब्लैक वॉल को चुनने का कारण स्पष्ट था। यद्यपि उन्मादी योद्धा इस प्रकार के संयोजन के लिए अधिक उपयुक्त होता, फिर भी मिनोटोर तल सरगना के पास क्षेत्रीय दाब, स्वास्थ्य पुनर्जनन और भूमि विभाजक जैसी अत्यंत उपयोगी क्षमताएं थीं। ये क्षमताएं न केवल भीषण आक्रमणों को कमजोर कर सकती थीं, बल्कि भीड़ नियंत्रण, क्षेत्रीय आक्रमण और मजबूत रक्षा प्रदान करने में भी सक्षम थीं। यही एक दल संरचना में आदर्श रक्षक योद्धा की पहचान थी। ओमेगा अपनी क्षमताओं और आंकड़ों के बल पर मुख्यतः तीव्र आक्रमण और तेज गति से बचाव में निपुण था, पर उसकी रक्षा क्षमता औसत स्तर की थी। कोई भी दल तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसके पास एक ऐसा शक्तिशाली रक्षक न हो जो विनाशकारी हमलों को सह सके और अग्रिम मोर्चा संभाल कर रखे, ताकि अन्य सदस्य शत्रु को लगातार क्षति पहुंचाते रहें। 1 घंटे के कठिन प्रयास के बाद ब्लैक वॉल का विकास अंततः पूर्ण हो गया। अब उसका शरीर पहले से कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली हो चुका था। जो संरक्षक योद्धा पहले 3 मीटर ऊंचा था, वह अब 12 मीटर ऊंचा हो गया था और उसका शरीर पीले मिनोटोर के मूल रूप से भी अधिक गठीला दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी मानवीय आकृति बनी हुई थी, लेकिन उसके सिर से विशाल सींग निकल आए थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उनमें पुतलियां नहीं थीं। मुझे उसके आंकड़े दिखाओ। निम्नलिखित आंकड़े ब्लैक वॉल नामक अधीनस्थ के हैं। नाम ब्लैक वॉल प्रजाति, सेगा मिनोटोरिस, मिनोटोर की एक उन्नत प्रजाति। विकास कौशल सक्रिय हो चुका है। अन्य राक्षसों और कोर का उपभोग करके स्तर बढ़ाया जा सकता है। समान प्रजाति के उच्च और शुद्ध वंशों के साथ रैंक उन्नत की जा सकती है। रैंक लॉर्ड स्तर 58, शक्ति 320, चपलता 210, निपुणता 220, रक्षा 658, माना 130, क्षमताएं और कौशल, युद्ध गर्जना
यह क्षमता मेजबान और साथी अधीनस्थों को छोड़कर 100 मीटर के क्षेत्र में मौजूद किसी भी शत्रु को 30 सेकंड के लिए अचेत कर देती है। भूमि विखंडन: अधीनस्थ 30 मीटर के क्षेत्र में जमीन को चकनाचूर कर सकता है, जिससे शत्रुओं की दिशा और संतुलन दोनों बिगड़ जाते हैं। कुल्हाड़ी प्रहार तकनीक: यह क्षमता अधीनस्थ के हथियार के चारों ओर सघन माना को एकत्रित करती है और अत्यंत शक्तिशाली प्रहार करने देती है। शर्त: केवल युद्ध कुल्हाड़ी पर लागू। रक्षा प्रवर्धन: अधीनस्थ जितनी देर तक शत्रु के हमलों को रोकता है, उसकी रक्षा क्षमता उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। यह अपने आसपास मौजूद 5 अधीनस्थों को भी दोगुनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य भंडार: जब स्वास्थ्य लगभग समाप्त होने वाला होता है, तब यह क्षमता तुरंत अधिकतम स्वास्थ्य का 30% पुनः प्रदान करती है। आदित्य कुछ क्षण चुप रहा, बेहद शक्तिशाली। ब्लैक वॉल अब न केवल स्वयं एक अडिग रक्षक बन चुका था, बल्कि अपने साथियों को भी अभूतपूर्व सुरक्षा प्रदान कर सकता था। वह ठीक वैसा ही अंतिम रक्षक योद्धा था जैसा आदित्य ने हमेशा कल्पनात्मक युद्ध कथाओं और रणनीतिक खेलों में देखा था। ब्लैक वॉल, कुल्हाड़ी और ढाल उठा लो। आदित्य ने मरे हुए तल सरगना के हथियारों की ओर इशारा करते हुए कहा। इसके बाद उसने ब्लैक वॉल को अपने नए अंतरिक्ष वलय में रखा हुआ अत्यंत भारी और उच्च गुणवत्ता वाला काला कवच सौंपा। वह कवच किसी उच्च श्रेणी के राक्षस की खाल से बना हुआ प्रतीत होता था। उसकी खाल असाधारण रूप से मोटी थी और शरीर के हिस्से धातु से कम मजबूत नहीं लग रहे थे। अब ब्लैक वॉल किसी भूमिका निर्माण युद्ध कथा के मृत्यु योद्धा जैसा दिखाई दे रहा था। वह किसी साधारण अधीनस्थ की बजाय स्वयं किसी कालकोठरी के सरगना जैसा प्रतीत हो रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य मिनोटॉरो के बचे हुए लगभग 5 शवों की ओर बढ़ा, जो अभी भी काफी हद तक सुरक्षित थे। उसने अपनी तलवार से उन शवों पर कई स्थानों पर वार किए, जिससे गहरे घाव बन गए। यह सब पूरा करने के बाद उसने उन्हें अपने नए अंतरिक्ष वलय में रख दिया। उसने नए अधीनस्थ बनाने में समय नहीं लगाया, क्योंकि इनका उपयोग उसे किसी और उद्देश्य के लिए करना था। जब आदित्य फ्लेवोट नगर लौटा, तब शाम होने ही वाली थी, लेकिन अपने वर्तमान निवास पर लौटने के बजाय उसने साहसी संघ जाने का निर्णय लिया। और जैसा कि अपेक्षित था, काउंटर पर उसकी पहली मुलाकात जयराम से ही हुई। उस समय मुख्य सभागार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, जो अपने शिकार से लौटकर अपने मिशन और अन्य अनुबंध जमा कर रहे थे और बदले में भुगतान प्राप्त कर रहे थे। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया बच्चे। मुझे तो लगा था कि तुम किसी कालकोठरी में मारे जा चुके होगे। जयराम ने आदित्य को जीवित और स्वस्थ देखकर हंसते हुए कहा। यहाँ मौजूद कुछ खास लोगों के विपरीत मैं मरने के लिए अभी बहुत छोटा हूं। आदित्य ने शांत लेकिन व्यंग्य भरे स्वर में उत्तर दिया। फिर से कहना। जयराम की आंखें एक पल के लिए गंभीर हो गईं। कुछ नहीं, मैं बस संघ को कुछ राक्षसों के शव बेचना चाहता हूं। वे सभी लगभग साबुत हैं, इसलिए उन्हें ले जाने के लिए आपके लोगों की आवश्यकता होगी। कितने और आकार में कितने बड़े हैं? जयराम ने रुचि लेते हुए पूछा। आप स्वयं देख लीजिए, आदित्य यह कहकर सभागार के बीचों बीच चला गया। आप सभी ध्यान दें, आदित्य ने ऊंचे स्वर में कहा। आप सभी को तुरंत हट जाना होगा और सभागार का मध्य भाग खाली करना होगा। बाद में यह मत कहना कि आपको चेतावनी नहीं दी गई थी। उसकी आवाज ने तुरंत पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? लगता है अब कोई चेतावनियां सुनना नहीं चाहता। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा और अपनी युद्ध प्रभुत्व शक्ति को सक्रिय कर दिया। पूरा सभागार एक भयानक और सघन शक्ति से भर गया। आदित्य ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उससे उत्पन्न गुरुत्वीय दबाव पहले से 50 से 70% तक बढ़ चुका था। वह समझ गया कि यह परिवर्तन मिनोटॉर तल सरगना की शक्ति को आत्मसात करने का परिणाम था। लोगों के कदम डगमगाने लगे। कुछ लोग उस दबाव को सहन न कर पाने के कारण सीधे जमीन पर गिर पड़े। उस क्षण आदित्य का रूप अत्यंत दबदबे वाला प्रतीत हो रहा था, मानो कोई अकेला सिंह खरगोशों के झुंड के बीच खड़ा हो। उसके मन में किसी को मारने का इरादा नहीं था, फिर भी सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे मृत्यु के देवता के सामने खड़े हों। आदित्य ने तुरंत अपनी आभा को निष्क्रिय किया और फिर बोला, क्या मुझे फिर से समझाने की आवश्यकता है? सभागार में मौजूद सभी लोग बिना एक शब्द कहे मध्य भाग छोड़कर किनारों पर खड़े हो गए, बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चों की तरह।
क्योंकि इस दुनिया में अंततः वही नियम बनाता है जिसकी शक्ति सबसे अधिक होती है, और इस पेशे में रहने वाले लोग इसी सच्चाई के साथ जीना सीख चुके थे। बच्चे, तुम वास्तव में क्या लाए हो? जयराम ने पूछा। उस पर उस आभा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि आदित्य ने जानबूझकर उसे उससे अलग रखा था। यह, आदित्य ने कहा और अपना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही क्षण सींगों वाले एक विशालकाय प्राणी का शव प्रकट हुआ और सभागार के मध्य में आकर गिर पड़ा। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। भीड़ पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। यहां तक कि जयराम को भी ऐसा लगा जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षण भर के लिए ठहर गई हो। एक मिनोटॉर, यह एक मिनोटॉर है। आखिरकार भीड़ में मौजूद एक अनुभवी साहसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। बच्चे, यह तुम्हें कहां से मिला? जयराम ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। इसे ढूंढने का क्या मतलब? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने इसे मार दिया। झूठ मत बोलो। भीड़ में मौजूद एक जादूगर गुस्से से बोला। कोई भी अकेला मिनोटॉर को नहीं मार सकता। उसे हराने के लिए कम से कम 5 से 6 लोगों की जरूरत होती है। या तो तुम्हें कोई मरा हुआ मिला होगा या फिर यह महज संयोग रहा होगा। संयोग? आदित्य मुस्कुराया। तो फिर यह देखिए। उसने फिर से अपनी स्टोरेज अंगूठी का उपयोग किया। धड़ाम! एक और विशालकाय मिनोटॉर का शव नीचे गिरा। धड़ाम! एक और धड़ाम! फिर एक और। यह क्या हो रहा है? भीड़ में मौजूद एक बाघमानव चिल्ला उठा। धड़ाम! जैसे ही छठा शव स्टोरेज अंगूठी से बाहर गिरा, आदित्य अंततः रुका। उसने जयराम की ओर देखा और शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में पूछा, तो बताइए, क्या आपके पास इन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त धन है? साहसी संघ के मुख्य हॉल में इस समय भारी सन्नाटा छाया हुआ था। जोर जोर से ली जाती सांसों और धीमी फुसफुसाहटों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। किसी को भी अपनी आंखों के सामने घट रही इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। असंभव! जयराम ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदित्य जैसा कोई व्यक्ति अकेले 6 विशाल मिनोटॉरों को मार सकता है। यहां तक कि 30 लोगों का पूरा समूह भी मिलकर उन्हें एक साथ नहीं मार पाता। तो क्या हमारा सौदा पक्का समझा जाए? आदित्य ने ऐसे स्वर में पूछा मानो उसे समय की जल्दी हो। रुको, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी पर्याप्त धन है। मुझे संघ के अध्यक्ष से बात करनी होगी। तुम यहीं रुको। यह कहकर जयराम तेजी से ऊपर की मंजिल की ओर चला गया। आदित्य को अधेड़ उम्र के इस रिसेप्शनिस्ट से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। जयराम के अनुभव के अनुसार मिनोटॉर किसी भी स्थान पर सबसे अधिक मांग वाले राक्षसों में गिने जाते थे। उनके उपयोग अनेक थे और उनके मृत शरीरों से प्राप्त सामग्री अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। मिनोटॉर का रक्त उच्च श्रेणी की स्वास्थ्यवर्धक औषधियों और विभिन्न रसायन विद्याओं में एक महत्वपूर्ण घटक होता था। उनकी खाल और फर से हल्के लेकिन अत्यंत टिकाऊ कवच और वस्त्र बनाए जाते थे, जो विशेष रूप से धनवान लोगों को बहुत प्रिय थे। उनके सींगों से कृपाण और कटार जैसे दुर्लभ हथियार तैयार किए जाते थे, जबकि उनकी अस्थिमज्जा का उपयोग पुरुष शक्ति बढ़ाने वाली उच्च गुणवत्ता की औषधियों में किया जाता था। इसके अतिरिक्त कई धनवान लोग अपने भव्य घरों में मिनोटॉर का सिर सजाकर गर्व अनुभव करते थे। हर एक शव किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन क्योंकि मिनोटॉर हमेशा झुंड में रहते थे और ऊंचे दर्जे की कालकोठरियों में पाए जाते थे, इसलिए बहुत कम लोग उनका शिकार करने का साहस करते थे। खासकर तब जब वे धन की तंगी में हों या अपने प्राणों से हाथ धोने की इच्छा रखते हों। यहां तक कि महागुरु स्तर का योद्धा भी बिना पूरी तैयारी के उनसे टकराने का जोखिम नहीं उठाता। इसी कारण मिनोटॉरों के शव अत्यंत दुर्लभ थे और हर स्थान पर उनकी मांग बहुत अधिक थी। लेकिन एक साथ 6 शव मिलना, यह बात इतनी बड़ी थी कि साहसी संघ जैसी विशाल संस्था, जहां प्रतिदिन लगभग 2000 लोग लेन देन करते थे, को भी इस पर गंभीर ध्यान देना पड़ा। यदि इन शवों को कुलीन वर्ग या किसी बड़े व्यापारिक समूह को बेचा जाता तो लाभ अपार होता। लगभग आधे घंटे बाद जयराम वापस लौटा। उसने देखा कि आदित्य अन्य साहसियों के साथ सहज भाव से बातचीत कर रहा था। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उसने अकेले इन मिनोटॉरों को कैसे पराजित किया, लेकिन कुछ नासमझ लोगों की कल्पनाओं के विपरीत आदित्य उन्हें किसी चमत्कार या अतिशयोक्ति की कहानी नहीं सुना रहा था। वह शांति से उन्हें शत्रुओं को अलग करने की रणनीतियां, जाल बिछाने के तरीके
और मौन अवरोध बनाने के लिए जादुई पर्चों के प्रयोग की विधियां समझा रहा था। यह लीजिए, हमें यही सब चाहिए, जयराम ने कहा और आगे बोला, उपाध्यक्ष का कहना है कि वे तलवारबाजी में आपकी प्रगति से संतुष्ट हैं, तो इसकी कीमत क्या लगाई गई है? आदित्य ने सीधे शब्दों में पूछा। जयराम उसके पास आया और धीमे स्वर में बोला, 25,000 सोने के सिक्के, इससे अधिक हम नहीं दे सकते। शवों को सुरक्षित ढंग से काटने और उनसे मूल्यवान सामग्री निकालने में हमें काफी समय और संसाधन लगाने होंगे। यह कहते हुए उसने एक साधारण अंतरिक्ष अंगूठी दिखाई जिसमें सोने के सिक्के रखे थे। वह अंगूठी वैसी ही थी जैसी आदित्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत में खरीदी थी। ठीक है, आपके साथ व्यापार करके अच्छा लगा, आदित्य ने शांत स्वर में कहा और बिना पीछे देखे संघ की इमारत से बाहर निकल गया। वह जानता था कि उसने हॉल में अपनी युद्ध प्रभुत्व आभा से जो प्रभाव डाला था, उसके बाद कोई भी उसका पीछा करने या उसे लूटने का साहस नहीं करेगा। अपने ठिकाने पर लौटने के बजाय वह फिर से उसी जर्जर बार की ओर बढ़ गया जहां उसे उस हत्यारे से मिलना था। उसके अनुबंध के अंतर्गत अभी भी कुछ लोगों के सिर सौंपने बाकी थे और बदले में उसे अपनी मेहनताना राशि प्राप्त करनी थी। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत जैसे ही वह बार के भीतर दाखिल हुआ, अंदर मौजूद तीनों व्यक्ति बिना कोई संकेत या गुप्त शब्द पूछे तेजी से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया। यह क्या? अपनी बात पूरी करने से पहले ही आदित्य ने अपने प्रति निर्देशित एक घातक और दुर्भावनापूर्ण इरादे को भांप लिया। उसकी जीवित रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो गई। आदित्य ने क्षण भर में बगल की छलांग लगाई और अपने गले की ओर बढ़ते चाकू से बाल बाल बच गया। उसी पल उसने अपने काले लंबे कोट से खंजर निकाले और हमलावर के दाहिने हाथ पर वार किया। पिछली बार की तुलना में अब उसका स्तर कहीं अधिक ऊंचा था और उसकी गति तथा फुर्ती हमलावर से कहीं बेहतर थी। कमरे में धातु के टकराने की तीखी आवाज गूंज उठी। उसी स्थान पर एक काले नकाब में छिपा व्यक्ति स्पष्ट होने लगा। तो तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे बच्चे, मुझे लगा था तुम उस सूची का उपयोग अपने कौशल को निखारने के लिए करोगे, लेकिन यह शूरा का मामला क्या है? क्या तुम्हें पता है कि तुम हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल चुके हो? हत्यारे ने चिंतित स्वर में कहा। वह कोई और नहीं बल्कि वही सांप जाति का व्यक्ति था जो उसका मध्यस्थ था। उसी ने आदित्य को हत्या के कौशल सिखाए थे और उन अपराधियों की जानकारी दी थी जिन्हें वह शूरा के नाम से समाप्त कर रहा था। अच्छा, तो फिर आप कोई और काम करना चाहेंगे? आदित्य ने पूरी बेपरवाही से पूछा। बस करो, अपने अनुबंध के लक्ष्य पूरे करो और यहां से चले जाओ, सांप वंश के व्यक्ति ने गुस्से में कहा। इतनी जल्दी मना मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आदित्य ने कहते हुए अपने खंजर वापस म्यान में रख दिए। इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको दुगुनी कीमत दूंगा। अब आपका क्या कहना है? आदित्य ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। सांप वंश के उस व्यक्ति ने कुछ पल सोचा और अनिच्छा से अपना चाकू नीचे कर दिया। आदित्य ने अपनी उंगली से एक अंतरिक्ष अंगूठी निकाली और उसे हत्यारे की ओर उछाल दिया। इसमें 25,000 सोने के सिक्के हैं और आपको बस इतना करना है। कार्य विस्तार से समझाने के बाद आदित्य बार से बाहर निकल गया। आदित्य ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह जयंत की कृपा पर निर्भर रहना बंद करे। उसने शहर की एक प्रतिष्ठित आवासीय संस्था से संपर्क किया और उनके माध्यम से हर महीने 2,000 सोने के सिक्कों के किराए पर शहर की पहाड़ी के पास एक छोटा सा बंगला ले लिया। उसने यह निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि वह अब किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था। वह पिता और पुत्र की उस जोड़ी को अपने नाम से जोड़ना सहन नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उन्हें अनावश्यक खतरा हो सकता था। अपने नए घर में सेवा के लिए नियुक्त रसोइये द्वारा तैयार किया गया भोजन करने के बाद उसने रोनिन को उस स्थान की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। वह दुष्ट अधीनस्थ पूरी तरह से छिप सकता था और अपने स्वामी की अत्यंत कुशलता से रक्षा कर सकता था। अंततः आदित्य अपने नए और अत्यंत आरामदायक विशाल शयन कक्ष के बिस्तर पर चैन की नींद सो गया। अगले दिन वह पूरे दिन अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपना अधिकांश समय पिछली रात सांप वंश से प्राप्त राक्षसी कोरों को आत्मसात करने और नए कौशलों को अपने भीतर समाहित करने में बिताया। हालांकि वह अभी तक महागुरु श्रेणी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके कई कौशल और युद्ध तकनीकें पहले ही उस स्तर की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थीं।
वे अब अन्य क्षमताओं के साथ विलय के लिए उपलब्ध थीं। आदित्य हमेशा उन्हीं कौशलों को प्राथमिकता देता था जिनका उपयोग वह अधिकांश परिस्थितियों में कर सके। इसलिए वह लंबे समय तक यह सोचता रहता था कि कौन सी शक्ति वास्तविक युद्ध में उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। शाम होते होते वह अपने नए घर के विशाल बगीचे में युद्ध अभ्यास कर रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, जिससे उसकी गठीली देह, उभरी हुई मांसपेशियां और सुदृढ़ पेट स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसी समय मनन नाम का एक सेवक हिचकिचाते हुए उसके पास आया और बोला, मालिक, क्या आप वही आदित्य हैं जिनके बारे में पूरे शहर में बातें हो रही हैं? उसकी आंखों में संकोच और जिज्ञासा दोनों थे। आदित्य ने बस हल्की मुस्कान दी और पलटकर कहा, तुम क्या सोचते हो? यह कहकर वह बिना उसकी ओर देखे अपना अभ्यास जारी रखने लगा। शाम का भोजन करने के बाद आदित्य ने शहर में घूमने का निर्णय लिया। उसने काले रंग का चोला पहन रखा था और उसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। चलते हुए उसने एक बेंच पर बैठे लोगों की बातचीत सुनी। क्या तुम उस आदमी के बारे में सुनी बातों पर विश्वास करते हो जिसने अकेले ही मिनोटॉरों का शिकार किया? हाँ, मेरा चचेरा भाई भी एक साहसी है। उसने बताया कि उसने उस व्यक्ति को सैकड़ों लोगों के सामने अपनी उच्च श्रेणी की अंतरिक्ष अंगूठी से विशाल मिनोटॉरों को बाहर निकालते देखा था। उसने यह भी सुना कि उन सभी राक्षसों को तलवार के वार से मारा गया था। मैंने भी यही सुना है। लगता है वह व्यक्ति महागुरु तलवारबाज बनने के बहुत करीब है। सोचो, वह कितना शक्तिशाली होगा। पिछले 2 दशकों में पूरे शहर में केवल 3 ही महागुरु तलवारबाज हुए हैं। अगर एक और आ गया तो सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। आदित्य देर रात तक शहर में घूमता रहा। उसने हजारों लोगों को अपने बारे में बातें करते सुना। कुछ अफवाहें कहती थीं कि उसने एक ही वार में सभी मिनोटॉरों को मार दिया था। कुछ कहानियां इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही थीं कि उन्होंने उसकी उत्पत्ति ही बदल दी थी। उसे राजधानी के किसी महान कुलीन परिवार का विलक्षण प्रतिभाशाली योद्धा बताया जा रहा था, जो अनुभव प्राप्त करने के लिए फ्लेवोर्ट शहर आया था। लगता है मेरा धन सही जगह लगाया गया, आदित्य ने मन ही मन कहा। यही तो उसने सांप वंश के लोगों से करवाना चाहा था। साहसी संघ के हॉल में उसका प्रदर्शन चाहे कितना भी प्रभावशाली रहा हो, सैकड़ों गवाह होने के बावजूद उसकी चर्चा सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए आदित्य ने शहर में फैले अपने कुख्यात हत्यारे और उसके सूचना तंत्र का उपयोग कर अपने कारनामों की अफवाहें स्वयं फैलाने का निर्णय लिया। यदि प्रसिद्धि चाहिए तो केवल मेहनत क्यों की जाए? किसने कहा कि कोई व्यक्ति रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो सकता? अब आदित्य के लिए वास्तव में शक्तिशाली लोगों की पंक्ति में बैठने का समय आ चुका था। आदित्य के कारनामों की खबर पूरे शहर में फैलने के बाद 2 दिन बीत चुके थे और शहर के कई लोग उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग उसे अपना मुख्य रक्षक नियुक्त करना चाहते थे, कुछ उसे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते थे, जबकि कुछ उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे ताकि वे उससे दुर्लभ राक्षसों और जड़ी बूटियों जैसी वस्तुएं सीधे खरीद सकें। अब जाकर आदित्य को मिनोटॉर के महत्व का सही मायने में एहसास हुआ। हर कोई साहसी संघ के माध्यम से ऊंची कीमत चुकाने के बजाय सीधे स्रोत से संपर्क करना चाहता था। इसके साथ ही उभरते हुए महागुरु तलवारबाज से मित्रता करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। साहसी संघ और ब्लैक ग्रिफिन व्यापारी उद्यम के केवल कुछ ही लोगों को उसके वर्तमान ठिकाने की जानकारी थी। प्रणाली, मुझे अपनी प्रगति बताओ, आदित्य ने कहा। वह अपने युद्ध कौशल और तकनीकों को निखारने और उन पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए गहन प्रशिक्षण में लगा हुआ था। उसने फूलों से भरे बगीचे को अपना प्रशिक्षण क्षेत्र बना लिया था। उसने अंतरिक्ष वलय से लूटे गए सभी हथियार और उपकरण अपने पास रखे हुए थे, इसलिए उसके प्रशिक्षण में किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं थी। प्रणाली ने उत्तर दिया, मेजबान ने निम्नलिखित हथियारों में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली है। तलवार 100%, कटार और चाकू 100%, तीरंदाजी और धनुष 100%, कुल्हाड़ी 100%, ढाल 100%, भाला 100%, विशाल तलवार 100%, क्लीवर 100%, सेबर 100%, प्रक्षेपास्त्र फेंकना 100%। मेजबान ने निम्नलिखित युद्ध तकनीकों और कौशलों में भी
पूर्ण महारत प्राप्त कर ली है। छाया चाल, जलजला, पवन काटक, तलवार की धार, बचाव और मोड़ना, पार्श्व छलांग, रक्षा दृढ़ता, नाइट वॉल, रिपर क्लॉज, फाड़ना, तीरंदाज दृष्टि, हिमशूल, जलधार, चिमटा। उफ! आखिरकार आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पहली बार उसे लगा कि वह कुछ देर आराम कर सकता है। मेरी वर्तमान श्रेणी क्या है और मैं महागुरु श्रेणी को कैसे पार कर सकता हूं? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा कि 100% महारत हासिल करने से उसे अगली श्रेणी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रणाली ने उत्तर दिया, वर्तमान में मेजबान एक शीर्ष गुरु श्रेणी के योद्धा के समकक्ष है। किसी भी हथियार या कौशल में अगली श्रेणी तक पहुंचने के लिए मेजबान को पूर्ण महारत के साथ साथ उस कौशल को आत्मसात करना होगा और संबंधित वर्ग या पेशे के उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी के मूल तत्व को ग्रहण करना होगा। तो महागुरु बनने के लिए मुझे महागुरु श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी को पराजित करना होगा, उनके मूल तत्व को ग्रहण करना होगा और उनके कौशल को आत्मसात करना होगा। आदित्य ने प्रणाली से पूछा। प्रणाली ने उत्तर दिया, हाँ, यह आसान नहीं है। आदित्य ने धीरे से कहा, वैसे भी इस शहर में महागुरु पद पर पहुंचे लोग बहुत कम हैं और मेरी उनसे कोई शत्रुता भी नहीं है। केवल अपनी श्रेणी बढ़ाने के लिए उन्हें मारना समझदारी नहीं होगी। लगता है अब मुझे बड़े शहरों की ओर जाना पड़ेगा जहां ऊंचे पदों वाले और शक्तिशाली शत्रु मिल सकें। उसने चिंता भरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा, मानो आने वाले समय की कठिनाइयों को पहले ही भांप रहा हो। ठीक इसी समय फ्लेवॉट शहर के दक्षिण में स्थित उसी किले में उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। कैप्टन दशरथ, मैं आपसे बेहद निराश हूं। एक पूरा सप्ताह बीत गया और आप अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह शूरा कौन है। यह हमारे और पूरे शहर के सुरक्षा विभाग के लिए एक करारा तमाचा है। एक दुबले पतले और वृद्ध श्वेत सिंह मानव ने कठोर स्वर में कहा, कृपया माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, मुझे केवल 2 दिन और दीजिए। मैं निश्चित रूप से शूरा को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अधेड़ आयु के कप्तान दशरथ ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। आपके पास इस शूरा के बारे में कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है कि वह वास्तव में कौन हो सकता है। बूढ़े मजिस्ट्रेट ने ठंडे स्वर में याद दिलाया, माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, यदि मैं कुछ कहना चाहूं तो। कवच पहने भूरे बालों वाली महिला अधिकारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाल ही में हमारी नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी है। उसका नाम आदित्य है और वह एक साहसी योद्धा है। हमारी एकत्र की गई जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति के बारे में पहले से कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि वह कभी एक भाड़े के सैनिकों के दल का सदस्य था, जिस पर रसातल वन के पास डाकुओं ने घात लगाकर हमला किया था और उसे मृत मान लिया गया था। वह उस जंगल से निकलने वाला एकमात्र जीवित व्यक्ति था। कुछ सप्ताह तक वह वहीं रहा और फिर उसी क्षेत्र में डाकुओं द्वारा घात लगाए गए एक व्यापारी काफिले को बचाने के लिए अचानक प्रकट हुआ। उसने एक क्षण रुककर अपनी बात आगे बढ़ाई। इसके अतिरिक्त वह ग्रैंड मास्टर जादुई तलवारबाज अकरम द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला पहला व्यक्ति भी है। हमारी जानकारी के अनुसार वह अब अकेले ही कार्य करता है और उसे एक उच्च कोटि का गुरु तलवारबाज माना जाता है। जिस प्रकार से शूरा हत्याएं करता है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का गुरु हत्यारा है। इसी कारण हमें इस व्यक्ति पर कुछ संदेह है। लेफ्टिनेंट नारी, बूढ़े शेर जैसे दिखने वाले मजिस्ट्रेट ने डांटते हुए कहा, एक तलवारबाज है और दूसरा हत्यारा, इसमें संदेह करने जैसा क्या है? भला कौन एक साथ 2 अलग अलग मार्गों और कौशलों में इतनी निपुणता प्राप्त कर सकता है? अकरम जैसा व्यक्ति भी अपने युद्ध कौशल में केवल सीमित जादुई शक्ति का उपयोग करता है और मैं स्वयं यशपाल का घनिष्ठ मित्र हूं। यदि इस व्यक्ति में कुछ भी संदिग्ध होता तो कम से कम मुझे कोई संदेश अवश्य प्राप्त होता। और मैंने यह भी सुना है, बूढ़े सिंह मानव ने आगे कहा, कि उसने अकेले ही एक नहीं बल्कि 6 मिनोटॉर को पराजित किया है। यदि वही शूरा होता तो वर्तमान परिस्थितियों में वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन जनता के सामने क्यों करता, जिससे इतने लोगों की निगाहें उस पर टिक जाती? यह तो अपने ही हाथों अपनी पहचान उजागर करने जैसा होता। इसी क्षण शहर के सुरक्षा विभाग के कैप्टन दशरथ ने हस्तक्षेप किया। महोदय, इस विषय में मेरे भी कुछ विचार हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैंने इन दोनों व्यक्तियों के बारे में एक समान बात पर ध्यान दिया है। वे दोनों ही अत्यंत कम समय में पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए।
मैं यह स्वीकार करता हूं कि इतने अधिक मिनोटॉरों को पराजित करना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या आपको यह अस्वाभाविक नहीं लगता कि यह चर्चा इतनी तेजी से फैली? कोई भी व्यक्ति केवल 3 या 4 दिनों में इतना प्रसिद्ध नहीं हो जाता, कोई भी नहीं। ठीक है, बूढ़े मजिस्ट्रेट ने कुछ सोचते हुए कहा, कल रात मेरे महल में एक भव्य भोज आयोजित किया गया है। इस आदित्य को भी निमंत्रण भेज दिया जाए। साथ ही सेनापति शशांक भी वहां उपस्थित रहेंगे। उनके माध्यम से हम यह परख सकेंगे कि यह व्यक्ति वास्तव में ग्रैंड मास्टर रैंक के तलवारबाज बनने के कितने निकट है, और मुझे विश्वास है कि कई शक्तिशाली गुट और संगठन भी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे। जैसा आपका आदेश माननीय मजिस्ट्रेट महोदय, लेफ्टिनेंट नारी ने कहा और आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। यदि शूरा आने का निर्णय लेता है तो हम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। वह पुरुष, वह महिला और अन्य अधिकारी धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल गए। बूढ़ा शेर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और थके हुए भाव से अपना सिर टिकाया। तो तुम्हें क्या जानकारी मिली? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। उसी क्षण कहीं से एक एल्फ हत्यारे के वेश में प्रकट हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हो गया। हमने इस व्यक्ति के बारे में गहन जांच की है, एल्फ ने शांत स्वर में कहा। वह वास्तव में सक्षम है, लेकिन अजीब बात यह है कि शहर में आने के बाद से वह लगभग हमेशा गुमनाम ही रहा है। केवल 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें उसका नाम सामने आया। पहली, जब उस पर द्यान परिवार के दूसरे युवा स्वामी की हत्या का आरोप लगाया गया, और दूसरी, जब उसने अकरम द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की। हमारी जानकारी के अनुसार वह शूरा नहीं प्रतीत होता। नोट: यहाँ कुछ गलत फहमियों को दूर करना आवश्यक है। वेंट्रिया के निवासी इतनी तेजी से कौशल नहीं बढ़ाते, और दशकों के प्रशिक्षण के बाद भी बहुत कम लोग गुरु श्रेणी तक पहुंच पाते हैं। आदित्य एक अपवाद है, क्योंकि उसे दिव्य शक्तियां और दानिश का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी कारण सभी को यह प्रतीत होता है कि वह प्रारंभ से ही एक उच्च कोटि का गुरु तलवारबाज था। यदि हमने इस शूरा को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया, बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, तो इससे मेरी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सामान्य अपराधियों को तो हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यदि उसने रईसों या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निशाना बनाया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। तुम जानते हो कि यहाँ कितने भ्रष्ट और निर्दयी लोग हैं, विशेषकर वे रईस और उनके उत्तराधिकारी। अगली सुबह आदित्य अपने बगीचे में अपने नवगठित कौशलों और युद्ध तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। तभी उसने जेरोम को भयभीत चेहरे के साथ अपनी ओर आते देखा। महोदय, आपको मजिस्ट्रेट की ओर से निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जेरोम ने कांपते स्वर में कहा, मानो यह समाचार उसके लिए अत्यंत भारी हो। तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो? आदित्य ने शांत स्वर में पूछा। इस लिफाफे पर मजिस्ट्रेट कार्यालय की आधिकारिक मुहर लगी हुई है, महोदय। इस शहर में इसका दुरुपयोग करना गंभीर अपराध माना जाता है, जेरोम ने निमंत्रण पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने निमंत्रण पत्र पढ़ा और देखा कि उसमें तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा की अत्यधिक प्रशंसा की गई थी। मैं समझ गया, उसने मन ही मन कहा। तो वे यह परखना चाहते हैं कि मैं वास्तव में काबिल हूं या नहीं। उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह इस शहर के शीर्ष अधिकारियों के सामने स्वयं को प्रस्तुत करे। आदित्य ने अपनी दोपहर एक महंगे कपड़ों की दुकान में उपयुक्त ड्रेस खोजने में बिताई। वह अपने साधारण कपड़ों में इस भोज में नहीं जा सकता था, क्योंकि तब वह एक अत्यंत सामान्य और निर्धन व्यक्ति जैसा प्रतीत होता। दुकान की महिला स्वागतकर्ता ने भी आदित्य को संदेह भरी दृष्टि से देखा, मानो वह अनजाने में उस स्थान में प्रवेश कर गया हो। आदित्य ने उसकी दृष्टि की परवाह नहीं की और एक सहायक को बुलाकर सबसे महंगे और शाही कपड़े दिखाने को कहा। उसने उच्च गुणवत्ता के कपड़े से बने अत्यंत कोमल काले कपड़ों का एक संपूर्ण सेट चुना, जिस पर चांदी की बारीक नक्काशी की गई थी। उसने सफेद कमीज, लाल भीतरी कोट और हरे रंग की टाई पहनी। उसने दुकान के प्रबंधक को 5000 सोने के सिक्के दिए और वहां से बाहर निकल गया। उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि किसी ने भी उससे इतनी संपन्नता की अपेक्षा नहीं की थी। रात होते ही उसने एक अत्यंत आलीशान गाड़ी किराए पर ली और मजिस्ट्रेट के महल की ओर प्रस्थान किया। निमंत्रण पत्र दिखाने और कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद वह अंततः महल के भव्य सभागार में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि भड़कीले कपड़ों में सजे अनेक लोग आपस में बातचीत और गपशप में लिप्त थे।
द्वार के पास खड़े होस्टेज ने कोमल स्वर में सभा को संबोधित किया। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को हमारे फ्लेवोर्ट शहर के प्रसिद्ध साहसी योद्धा मिस्टर आदित्य से परिचित कराता हूं। सभा में अचानक विस्मय भरी आहें गूंज उठीं और अनेक निगाहें आदित्य की ओर मुड़ गईं। विशेष रूप से वहां उपस्थित युवा और सुंदर कुलीन स्त्रियां उसे उत्सुकता से देखने लगीं। उसकी पोशाक, उसका आत्मविश्वास और उसका करिश्माई व्यक्तित्व, इन सब के मेल से वह किसी महान कुलीन वंश के उत्तराधिकारी से कम नहीं प्रतीत हो रहा था। वह सबके लिए अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली था और उसके कपड़ों के बावजूद उसकी सुदृढ़ काया स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इन जिज्ञासु और आशा से भरी निगाहों के बीच आदित्य ने मन ही मन कहा, धत तेरी, मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था। आदित्य ने गहरी सांस ली और विशाल हॉल में प्रवेश किया। हालांकि वह भीतर से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, फिर भी उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और मिलनसार प्रतीत हुआ। उसने शराब का एक गिलास उठाया और आयोजकों का अभिवादन किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अंदर आया और चारों ओर देखने लगा, कुछ मेहमान उसके पास आए और आदित्य से अभिवादन करते हुए औपचारिक रूप से अपना परिचय देने लगे। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, आदित्य को इन प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के बीच घुलने मिलने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि उस समय उसकी प्रतिष्ठा अपने शिखर पर थी। मिस्टर आदित्य, मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था। यदि आपके पास समय हो तो भविष्य में कई विषयों पर आपके साथ सहयोग करने की आशा करता हूं। यह बात सुसंस्कृत अतिथियों में से एक ने कही, जिसने एक सभ्य व्यक्ति के उचित शिष्टाचार और व्यवहार का परिचय दिया। आपसे मिलकर मुझे भी प्रसन्नता हुई और मुझे अच्छा लगा कि आपने घुमा फिराकर बात करने के बजाय सीधे बात की। मुझे ऐसे ही लोग सबसे अधिक पसंद हैं। आदित्य ने हल्के हास्य के साथ कहा और मित्रतापूर्ण बातचीत शुरू कर दी। जैसे ही उसके सामने मिठाई का एक छोटा पात्र रखा गया, कई मेहमान चींटियों के झुंड की तरह आदित्य की ओर बढ़ाए और दूसरों को अवसर मिलने से पहले ही उससे परिचय बनाने की कोशिश करने लगे। शीघ्र ही सभागार का एक भाग दर्जनों लोगों से भर गया, जो आदित्य के प्रति सुखद और प्रशंसात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। आदित्य विनम्रतापूर्वक सबका अभिवादन कर रहा था और एक कुलीन पृष्ठभूमि के व्यक्ति की भांति अत्यंत सम्मान के साथ उत्तर दे रहा था। किंतु भीड़ में उपस्थित कुछ युवकों को यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। आखिर किसे ध्यान का केंद्र बनना और समाज में पहचान पाना पसंद नहीं होता। विशेष रूप से उच्च वर्ग के लोगों को सत्ता, प्रतिष्ठा और सम्मान ही तो उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कई युवा और सुंदर स्त्रियां तथा कुछ अत्यंत सौम्य दिखने वाली महिलाएं, जो महंगे कपड़ों में थीं, आदित्य की ओर ध्यान देने लगीं। वे कभी कभी उसके सशक्त शरीर और आकर्षक चेहरे की प्रशंसा करते हुए हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करने लगीं। इससे आदित्य को भी कभी कभी संकोच होने लगा, क्योंकि विपरीत लिंग से मिली प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। आदित्य ने अपने चेहरे पर एक शालीन मुस्कान बनाए रखी और उत्तर में हल्का सा हंस दिया, जिससे उन युवतियों के प्रति उसका सौम्य और स्वागतपूर्ण व्यवहार प्रकट हुआ। अरे, कुछ मूर्ख राक्षसों को मार देने में क्या विशेष बात है? और भला कोई साधारण मनुष्य कुलीन वंश के लोगों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मेहमानों के बीच बैठे एक गोल चेहरे वाले युवक ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हॉल के प्रत्येक कोने तक पहुंच गई। हाँ, मेरा भी यही मानना है। उसने उन मिनोटोरों को अकेले नहीं मारा होगा, अवश्य ही दूसरों की सहायता ली होगी। मुझे तो ये सारी बातें कोरी अफवाहें लगती हैं। भीड़ में उपस्थित एक अन्य कुलीन उत्तराधिकारी ने शिकायत करते हुए कहा और वातावरण में और विष घोल दिया। किंतु कुछ कमजोर स्वभाव वाले मुख्य पात्रों के विपरीत आदित्य ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने बारे में कही गई अपमानजनक बातों को चुपचाप सह ले। यदि कोई उसे सीधे निशाना बनाता तो वह उसे अनदेखा नहीं करता था। मुझे लगता है यदि आप सज्जनों को मेरे विषय में कोई संदेह है तो क्या मैं उसका कारण जान सकता हूं? आदित्य ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि सभी के कानों तक पहुंच गई। हमें नजरअंदाज कर दीजिए। हम पाखंडी और नीच लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखते। उस समूह के एक दुबले पतले व्यक्ति ने तिरस्कार भरी दृष्टि से कहा। तो फिर मुझे इस हॉल के मध्य में इतने सारे लोग खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? आदित्य ने शराब की एक छोटी चुस्की लेते हुए अत्यंत सलीके से उत्तर दिया।
अचानक पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। चारों ओर सिसकियां और हैरानी भरी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आदित्य की टिप्पणी सीधे उस युवा कुलीन समूह की ओर थी जो इस समय हॉल के बिल्कुल मध्य में खड़ा था। यह उत्तर ऐसा था मानो उसने उस पूरे समूह को निरर्थक और अक्षम घोषित कर दिया हो। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? आदित्य की बातों से पूरी तरह भड़क उठे उस समूह के एक चिड़चिड़े युवक ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। आदित्य ने बिल्कुल बेपरवाह स्वर में उत्तर दिया। वह केवल इसलिए अपमान क्यों सहन करे कि वह उच्च वर्ग के लोगों से घिरा हुआ था। उनमें से कोई भी न उसका संबंधी था और न ही उसका मित्र। फिर वह चुप क्यों रहता और उसी प्रकार प्रतिक्रिया क्यों न देता? यदि वह इस स्थिति को अत्यधिक शांति से संभालने का प्रयास करता तो वह स्वयं को कमजोर और कपटी सिद्ध करता। अधिकारपूर्ण स्वर में उत्तर न देने पर कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। तुम नीच दुष्ट, हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीवन से ऊब चुके हो? पहले वही गोल चेहरे वाला युवक क्रोध में चिल्लाया। आदित्य अपने चारों ओर खड़े लोगों की भीड़ से आगे बढ़ा। उसने शराब का गिलास मेज पर रखा और अपने हाथ हल्के से जोड़ लिए। एक भौं ऊपर उठाते हुए उसने उदासीन स्वर में कहा, मैं कमजोरों के इस समूह से भय क्यों करूं? आदित्य की यह आखिरी बात सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। उसने खुलेआम इन युवा उत्तराधिकारियों को कमजोर कह दिया था, जैसे उसे किसी परिणाम का कोई भय ही न हो। कुछ लोगों को उसका व्यवहार अत्यंत साहसी प्रतीत हुआ, जबकि वहां उपस्थित अधिकांश रईसों को उसके शब्द घोर अहंकार से भरे लगे। आखिर यह अभिजात समाज था। उनके बीच किसी बाहरी व्यक्ति का आकर उनके युवाओं को निर्बल कहना उनके लिए एक करारा अपमान था। अज्ञानी मूर्ख, मुझसे द्वंद्व करने की हिम्मत कैसे हुई? आदित्य की ही आयु के एक युवक ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, क्या तुम हमसे युद्ध करने का साहस रखते हो, तुच्छ साधारण मनुष्य? कुलीन समूह के एक बाघ युवक ने गर्जना की। हालांकि राकोस साम्राज्य का शासन किसी शाही वंश द्वारा नहीं चलाया जाता था और यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की भांति कार्य करता था, फिर भी एक ऐसा वर्ग अवश्य था जिसका साम्राज्य के संचालन में गहरा प्रभाव था। इसी कारण उनमें स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठता और अहंकार का भाव था। मान लीजिए कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार भी कर लूं, तब भी मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों के सामने यहां संघर्ष करना उचित होगा। इससे इस आनंदमय सभा का वातावरण बिगड़ जाएगा। आदित्य ने शांत और बेफिक्र स्वर में कहा, मैं इसकी अनुमति दूंगा। अचानक भीड़ के बीच से एक वृद्ध व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। वह शेर के समान प्रतीत होता था और अत्यंत महंगे कपड़े पहने कई वृद्ध जनों से घिरा हुआ था। उसकी आवाज शांत थी, किंतु उसमें ऐसा प्रभाव था कि वह पूरे हॉल में गूंज उठी। अगले ही क्षण वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मौन हो गया। आदित्य ने जितने भी शेर जैसे प्राणी देखे थे, उनसे अलग उसके सामने खड़ा यह वृद्ध व्यक्ति न तो बहुत लंबा था और न ही उसका शरीर विशेष रूप से गठीला था। फिर भी उसकी आकृति से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपार शक्ति और अधिकार का स्वामी है। मैं अपना परिचय देता हूं, मैं बिठूर राजन हूं, फ्लेवोट नगर का मजिस्ट्रेट, वृद्ध व्यक्ति ने कहा और आदित्य की ओर बढ़ते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आदित्य ने भी हाथ मिलाते हुए शांत स्वर में कहा, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई माननीय मजिस्ट्रेट। जब मैं यहां आया तब आपको पहचान न पाने और अभिवादन न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। इससे पहले मुझे आपके इस भव्य व्यक्तित्व से मिलने का अवसर ही नहीं मिला था। आदित्य की आवाज स्थिर और संयमित थी। मजिस्ट्रेट की राजसी उपस्थिति भी उसे विचलित नहीं कर पाई। श्रीमान आदित्य, मैं भी आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखता था। आपके महान और वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में मुझे भी जानकारी मिली है। वृद्ध मजिस्ट्रेट ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसी क्षण औपचारिक सैन्य वर्दी पहने एक अधेड़ पुरुष और एक सांवली स्त्री आकर मजिस्ट्रेट के पीछे खड़े हो गए। वे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन दशरथ और लेफ्टिनेंट नारी थे। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा और केवल गहरी दृष्टि से आदित्य को देखते रहे। चूंकि आपके और इन युवकों के बीच कुछ गलत फहमियां प्रतीत होती हैं, तो क्यों ना आप हम सभी को अपने कुछ कौशल दिखाएं, मजिस्ट्रेट ने कहा और हॉल में चारों ओर नजर दौड़ाई। मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित कई लोग उन्हें देखना चाहेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल, हम भी कुछ मनोरंजन देखना चाहेंगे।
उपस्थित रईसों में से एक ने कहा। शीघ्र ही कई अन्य लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। उनमें से कुछ कुलीन उत्तराधिकारी उन्हीं रईस परिवारों से थे। आदित्य द्वारा उन्हें कमजोर कहा जाना उन्हें अपने पूरे वंश का अपमान प्रतीत हुआ था। वे उसे पराजित होते और क्षमा मांगते देखना चाहते थे। निश्चय ही, चलिए इसे किसी खुले स्थान पर ले चलते हैं, इससे सभी को देखने में भी सुविधा होगी, आदित्य ने कहा। कुछ ही समय में आदित्य और कुलीन उत्तराधिकारियों का समूह सभी उपस्थित लोगों के साथ एक खुले बगीचे में पहुंच गया। आदित्य एक ओर खड़ा था और दूसरी ओर 8 उत्तराधिकारियों का समूह। सभी ने अपने अपने हथियार निकाल ली। न जाने क्यों वे सभी तलवारधारी प्रतीत हो रहे थे। यह आदित्य को स्वाभाविक लगा, क्योंकि तलवारें कुलीन वर्ग और सैन्य पदों के लिए सबसे सम्मानजनक हथियार मानी जाती थीं। आदित्य ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक लकड़ी की तलवार निकाली। आप असली हथियार का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप किसी बात से भयभीत हैं? उत्तराधिकारियों में से एक ने व्यंग्य से पूछा। हाँ, मुझे भय है, आदित्य ने भावहीन चेहरे के साथ उत्तर दिया। मुझे इस बात का भय है कि कहीं मैं आप लोगों को गंभीर चोट न पहुंचा दूं। तुम, एक व्यक्ति क्रोध से दहाड़ा, मुझे पहले जाने दो, मैं इस गंदे बदमाश को सबक सिखाऊंगा। रुको, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। उसने अपना बायां हाथ अपनी पतलून की बाएं जेब में डाल लिया और दाहिने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार को युवा कुलीनों के समूह की ओर सीधा कर दिया। मेरे पास पूरी रात नहीं है, आदित्य ने स्पष्ट स्वर में कहा। इसे एक ही बार में समाप्त कर देते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? वह व्यक्ति बोला, जो उससे लड़ने ही वाला था। आदित्य ने केवल एक हल्की मुस्कान दी और उत्तर दिया, मुझ पर आक्रमण करो, उसने कहा। सभी एक साथ, एक ही वार में। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। चाहे वह कुलीन उत्तराधिकारियों का समूह हो, मेहमान हो या सुरक्षाकर्मी, आदित्य की घोषणा के बाद हर कोई अपनी अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया। क्या वह अचानक ही अपने विरोधियों को तुच्छ समझ रहा था? क्या वह उन कुलीन परिवारों के वंशजों को, जिन्होंने वर्षों तक पेशेवर शिक्षकों से युद्ध कला सीखी थी, अपने समय के योग्य भी नहीं मान रहा था? यह घोर बेशर्मी है। यह युवक हद से अधिक उद्दंडता से व्यवहार कर रहा है। ऐसा दिखा रहा है मानो इस पूरे स्थान में वही एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति हो। यह हमारे परिवारों और हमारे नाम का खुला अपमान है, क्रोधित बुजुर्ग नेताओं में से एक ने चिल्लाकर कहा। वह उन्हीं वृद्धों के समूह में था जो कुछ समय पहले वृद्ध मजिस्ट्रेट से बातचीत कर रहे थे। अज्ञान और अपनी सीमा न पहचानने की भी एक हद होती है। एक अन्य राक्षस वंश के कुलीन व्यक्ति ने आदित्य की ओर घृणा से देखते हुए कहा। ओह, क्या सच में? आदित्य ने अपने हमेशा के बेफिक्र स्वर में कहा। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम सब मिलकर मुझ पर आक्रमण करो। यदि मैं घायल हो जाऊं या मर भी जाऊं तो तुम में से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यह प्रस्ताव कैसा रहेगा? तुम तो स्वयं मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। एक युवा उत्तराधिकारी गुस्से में चिल्लाया। हाँ, किसी एक व्यक्ति पर सामूहिक हमला करने में कौन सा सम्मान है? बाघ जैसे रूप वाले उस युवक ने व्यंग्य से पूछा। तुम लोग स्वयं को बहुत बड़ा समझते हो, है ना? आदित्य ने शांत स्वर में कहा। मैं जिन राक्षसों से लड़ा हूं और जिन्हें पराजित किया है, उनकी तुलना में तुम में से कोई भी मेरे लिए खतरा नहीं है। एक और अपमान। आदित्य सीधे सीधे कुलीन उत्तराधिकारियों के समूह का अपमान कर रहा था। केवल उनका ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके पूरे कुलों का भी। करो, एक बुजुर्ग रईस क्रोध में चिल्लाया। इस नीच मूर्ख को शिष्टाचार सिखाओ और उसे उसकी वास्तविक हैसियत दिखाओ। यह स्वयं मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, गोल चेहरे वाले युवक ने दांत पीसते हुए कहा। अपने शब्दों पर बाद में पछताने की आवश्यकता मत समझना। तुम तुच्छ साधारण मनुष्य, इस भोज में प्रवेश की अनुमति मिलना ही तुम्हारा सौभाग्य है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमारे कुलीन परिवारों का अपमान करके बच सको। युवा कुलीन उत्तराधिकारियों का समूह तुरंत आक्रमण के लिए तैयार हो गया। आदित्य ने कोई युद्ध मुद्रा नहीं अपनाई। वह अपने दाहिने हाथ में लकड़ी की तलवार थामे बिल्कुल शांत अवस्था में अकेला खड़ा रहा। तैयार हो जाओ, आगे खड़े व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, और उसी क्षण युवा कुलीन उत्तराधिकारियों का समूह एक साथ आदित्य की ओर बढ़ा। शक्ति प्रहार, पहले युवक ने ऊंची आवाज में कहा। लहरदार वार, दूसरे युवक ने चिल्लाकर पुकारा। बवंडर घुमाव, तीसरे युवक ने दहाड़ लगाई। एक एक करके उत्तराधिकारियों ने
अपने अपने कौशलों के नाम पुकारे और अपनी तलवारें आदित्य की ओर लहराईं। आदित्य ने आंखें घुमाईं और पलक झपकते ही प्रतिक्रिया की। वह सहजता से एक ओर हट गया। उसने लकड़ी की तलवार से पहले युवक की गर्दन पर प्रहार किया, दूसरे की ओर घूमते हुए उसके हृदय स्थान पर वार किया और तीसरे के क्षैतिज प्रहार को बिना कठिनाई रोक लिया। आदित्य अपनी प्रारंभिक स्थिति से बिजली की गति से समूह के अंतिम छोर तक पहुंचा। तीव्र और सटीक प्रहार करते हुए उसने सभी उत्तराधिकारियों को निष्क्रिय कर दिया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि देखने वालों को केवल युवा कुलीनों के बीच से गुजरती हुई एक काली रेखा दिखाई दी। मात्र 5 सेकंड में वह उनके अंतिम छोर पर खड़ा था। अंततः दर्शकों के कानों में थप्पड़, प्रहार, बचाव, घुमाव, टूटने और टकराने की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। दर्द से कराहते हुए कई युवक एक एक कर जमीन पर गिर पड़े। मेरी गर्दन! बाघ जैसी त्वचा वाले उस युवक ने कराहते हुए कहा। गले में आई सूजन के कारण उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी ही लार में घुट जाएगा। आदित्य, जिसका बायां हाथ अब भी उसकी जेब में था, उस छोर पर खड़ा था जहां कुछ क्षण पहले पूरा समूह मौजूद था। उसके चेहरे पर न उत्साह था न क्रोध, केवल ऊब और निर्विकार भाव दिखाई दे रहे थे। वह इन युवकों से बेहद निराश था। भले ही वे लगभग उसी की उम्र के थे, पर उसके मन में वह अब भी अपने पिछले जीवन का 30 वर्षीय मानव ही था। कमजोर आदित्य चिल्लाया और उन युवकों की ओर बढ़ा जो गिरने के बाद घास में लथपथ हो चुके थे। दर्जनों प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोगों के सामने उन्होंने स्वयं को बुरी तरह अपमानित कर लिया था। क्या तुम लोगों ने अब तक सही ढंग से प्रशिक्षण लिया भी है? आदित्य ने कठोर स्वर में कहा। हे गोल चेहरे वाले, तुम में तो असंख्य कमियां हैं और तुम राक्षस वंशियों, तुम बिना संतुलन बनाए बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हो। और हे बाघवंशी, उसने आगे कहा, तुम्हारे प्रहारों में बल तो है पर कोई शैली नहीं। और हे एल्फ, तुम्हारा शरीर तलवारों के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें भाले या हलबड़ जैसे हथियारों का प्रयोग करना चाहिए। वह लगातार उत्तराधिकारियों को डांटता रहा और उनकी युद्ध मुद्रा, तकनीक, शैली और समय संतुलन में हुई गलतियों की ओर स्पष्ट संकेत करता गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य की आवाज और कठोर हो गई। किस मूर्ख ने तुम्हें अपने प्रहारों के नाम जोर से चिल्लाने को कहा? क्या तुम अपने शत्रुओं को पहले से सावधान करना चाहते हो और उन्हें तुम्हारे विरुद्ध तैयारी करने का अवसर देना चाहते हो? वह दहाड़ उठा। उसके सामने खड़े इन मूर्खों को देखकर वह सचमुच हैरान था। तुम में से किसी एक को भी तलवार चलानी नहीं आती। आदित्य गरजा, ये सब केवल दिखावटी चालें हैं। इनमें न तो कोई सच्ची तकनीक है और न ही वास्तविक कौशल। यदि यह असली युद्ध होता तो तुम सब अब तक धरती पर मरे पड़े होते। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में भय की लहर दौड़ गई। कुलीन उत्तराधिकारियों के समूह की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई विशाल शिकारी उन्हें जीवित ही चीर डालने वाला हो। यदि इस नगर की नई पीढ़ी बस इतना ही कर सकती है, आदित्य ने तिरस्कार के साथ कहा, तो मुझे इस नगर और हमारे साम्राज्य का भविष्य केवल काला ही दिखाई देता है। वह ऐसे बोल रहा था मानो वह वहां उपस्थित सभी लोगों से कहीं ऊंचे स्तर का व्यक्ति हो। उसने अपनी आभा का थोड़ा सा अंश प्रकट किया। उसी क्षण भीड़ सहित सभी लोगों ने उसके अधिकार और प्रभुत्व के दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। अब प्रश्न यह था कि आदित्य जैसा चतुर व्यक्ति इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा कर रहा था, यहां तक कि कुलीन उत्तराधिकारियों और उनके परिवारों का खुलेआम अपमान करने तक क्यों जा रहा था। इसका कारण सरल था। वह सबको यह स्पष्ट संदेश देना चाहता था कि उसे टकराना उचित नहीं है और उसे अत्यंत सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। अंततः वह केवल एक मनुष्य ही था, पर यदि आदित्य जैसा युवा, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति यह संकेत दे दे कि वह किसी महान वंश से संबंध रखता है, तो लोग उसके उग्र शब्दों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके बारे में गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य से आदित्य ने उसी क्षण अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि को रहस्य में ढक दिया और अपने शब्दों के माध्यम से एक गूढ़ विरासत का आभास कराया। स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि इस व्यक्ति के पीछे वास्तव में कितनी शक्ति छिपी हुई है। सत्ता के खेल में निपुण कुलीन वर्ग ने इस संकेत को तुरंत समझ लिया। उसके अभिमानी और अपमानजनक शब्दों के बावजूद उन्होंने पलटवार करने से स्वयं को रोक लिया। आदित्य ने अपनी लकड़ी की तलवार
पुनः अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख ली। वास्तव में इस समूह से संघर्ष करते समय उसने किसी भी विशेष कौशल या दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उसकी शारीरिक शक्ति, तीव्र प्रतिक्रिया गति और सहज प्रवृत्तियां ही पर्याप्त थीं। साथ ही वे युद्ध तकनीकें जो उसके अवचेतन मन में पूर्ण रूप से समाहित हो चुकी थीं और जिन पर उसने 100% अधिकार प्राप्त कर लिया था, वही उसका वास्तविक बल थीं। आदित्य वास्तव में एक सिद्ध मास्टर स्तर का योद्धा बन चुका था। इन नौसिखियों को पराजित करने के लिए उसे अपनी आधी शक्ति या किसी विशेष कौशल का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने शराब का गिलास उठाया और भूमि पर गिरे हुए लोगों के समूह से दूर हटते हुए वृद्ध मजिस्ट्रेट की ओर बढ़ गया। मेरे असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं, माननीय मजिस्ट्रेट, आदित्य ने ऊंचे और स्पष्ट स्वर में कहा, ताकि वहां उपस्थित सभी अतिथियों के कानों तक उसकी बात पहुंच सके। बात केवल इतनी है कि जब भी मैं किसी को अपनी दोषपूर्ण और तुच्छ तलवारबाजी पर घमंड करते देखता हूं तो मुझे क्रोध आ जाता है। इन शब्दों के बाद कोई भी पलटवार नहीं कर सका। आखिर कौन अपने ही बच्चों की गलती पर किसी बाहरी व्यक्ति से झगड़ा करेगा? कुलीन वंश के किसी सदस्य के लिए ऐसा व्यवहार अत्यंत अशोभनीय और अनुचित माना जाता था। यदि उनमें से कोई ऐसा करता तो उसे तुच्छ समझा जाता और अन्य लोग उसी का लाभ उठाकर उसे नीचा दिखाने लगते। उच्च वर्ग की दुनिया इसी प्रकार के दिखावे और मौन संतुलन पर चलती थी। यह बात समझ में आती है श्रीमान आदित्य, वृद्ध मजिस्ट्रेट ने कहा, और अपनी उत्कृष्ट दक्षता का प्रदर्शन कर हमें सम्मानित करने के लिए आपका धन्यवाद। तभी 3 बार तालियां बजी। एक सच्चे योद्धा की तरह कहा। अचानक वृद्ध मजिस्ट्रेट के पीछे से एक गंभीर और परिपक्व स्वर सुनाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि कप्तान दशरथ थे। यहां तक कि तलवारबाजी में निपुण नारी भी आदित्य की त्रुटिहीन तकनीकों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। यह देखकर कि उसने अकेले ही मात्र 5 सेकंड में 8 लोगों को परास्त कर दिया, उसके मन में भी गहरा प्रभाव पड़ा। अधिकांश लोगों को यह केवल तीव्र गति से किया गया एक प्रदर्शन लगा, किंतु दशरथ और नारी जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने वर्षों तक अपने युद्ध कौशल और तकनीकों को निखारा था, यह दृश्य किसी सच्चे गुरु को अपनी कला का प्रदर्शन करते देखने जैसा था। उसी क्षण उनके हृदय में आदित्य के प्रति सम्मान उत्पन्न हो गया। अब तो उन्हें पहले उसे शूरा समझ लेने के संदेह पर भी पश्चाताप होने लगा। इतने वर्षों में मैंने कभी किसी इतने युवा व्यक्ति को तलवारबाजी में इतनी पूर्ण महारत प्राप्त करते नहीं देखा। दशरथ ने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर आदित्य, हमें इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह अस्वीकार्य है। उसने अवश्य ही कोई छल किया है। एक कुलीन उत्तराधिकारी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सका। वह क्रोध से दहाड़ते हुए अपनी तलवार लेकर आदित्य की ओर टूट पड़ा। जैसे ही वह व्यक्ति उसके 3 मीटर के भीतर आने ही वाला था, आदित्य ने अंततः उस क्षमता का उपयोग किया जिसे प्रयोग करने का अवसर उसे अब तक कभी नहीं मिला था। जल्लाद की निगाहें। लकवाग्रस्त दृष्टि और शिकारी दृष्टि को मिलाकर अपनी दिव्य शक्तियों को विकसित किए हुए लगभग 30 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे कभी भी किसी वास्तविक टकराव में इनका उपयोग करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि यह क्षमता केवल उससे कमजोर लोगों पर ही काम करती थी, और वह भी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति या शत्रु पर प्रभाव डाल सकती थी। फिर भी यह क्षण इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। तलवारबाजी में अपने अद्भुत प्रदर्शन के बाद आदित्य किसी को भी यह अनुमति नहीं देने वाला था कि कोई उसे नीचा दिखाए या अपमानित करे। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था। आखिरकार उस पर हमला करने वाला युवक एक कुलीन परिवार से था, लेकिन अपने हाथ गंदे किए बिना भी किसी को सबक सिखाने का एक बेहतर तरीका मौजूद था। विहान नहीं, मेहमानों की भीड़ के बीच खड़े एक अधेड़ उम्र के रईस ने गहरी घबराहट और क्रोध में गरजते हुए कहा। झल्लाद की दृष्टि। आदित्य की आंखों में पीली चमक की एक तीव्र चिंगारी उभरी। उसकी दृष्टि सीधी सामने से दौड़ते हुए हमलावर की आंखों से जा टकराई। हमलावर की तलवार अभी 1 मीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाई थी कि उसी क्षण युवा कुलीन उत्तराधिकारी का पूरा शरीर अकड़ गया। वह लकवाग्रस्त होकर आदित्य की पकड़ में आ गिरा। उसका शरीर घास के मैदान पर फिसलता हुआ आदित्य के पैरों के ठीक सामने आकर रुक गया। आदित्य ने इस हत्या के प्रयास पर कोई टिप्पणी नहीं की।
उसने अपना शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखा। एक शब्द बोले बिना वह गंभीर नजरों से उस किशोर को देखता रहा जो अब उसके जूतों के बिल्कुल पास पड़ा हुआ था। इसका क्या अर्थ है? तुम अपनी उचित हार भी स्वीकार नहीं कर सकते और पीछे से किसी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े शेर ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। यह भोज उसी के द्वारा आयोजित किया गया था और इस युवा उत्तराधिकारी ने उसके सामने किसी की जान लेने का प्रयास किया था, वह भी बुरी तरह पराजित होने के बाद। यह उस बूढ़े मजिस्ट्रेट के सम्मान पर सीधा प्रहार था। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा भोला और मूर्ख है। रईस घबराहट में अपने बेटे की ओर दौड़ते हुए बोला। उसे भय था कि मजिस्ट्रेट की एक आज्ञा पर उसका बेटा वहीं मार दिया जाएगा। इसे तुरंत यहां से बाहर निकालो, मुझे यह शहर में दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं न तुम्हारे पिता का सम्मान करूंगा और न ही तुम्हारे परिवार का। बूढ़े शेर ने कठोर और तेज आवाज में आदेश दिया। अंततः कुलीन वर्ग के पास कुछ अधिकार अवश्य थे, लेकिन वह इस नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से उसे इस शहर का शासक नियुक्त किया गया था। उसके सामने इस प्रकार का उपद्रव करना और हत्या का प्रयास करना एक घोर अपराध था। दशरथ, जो नगर के सुरक्षा कप्तान थे, उन्होंने पास खड़े पहरेदारों को आदेश दिया कि उस युवा कुलीन उत्तराधिकारी को पकड़ लिया जाए, जिसने अपने कृत्यों से न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे कबीले को भी कलंकित कर दिया था। हम एक बार फिर आपसे क्षमा मांगते हैं श्रीमान आदित्य, दशरथ ने आदर पूर्वक कहा और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। आदित्य की शक्ति और प्रभाव के इस प्रदर्शन ने वहां उपस्थित सभी मेहमानों और दर्शकों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया था। विशेष रूप से वे बूढ़े रईस, जो अब तक उसे एक साधारण व्यक्ति समझ रहे थे, जिसे केवल किस्मत के कारण प्रसिद्धि मिली है। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि जिसे वे मामूली समझ रहे थे, वह वास्तव में एक खतरनाक और सक्षम योद्धा था। अब उनके पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक एक करके लोग आदित्य की इस एकतरफा और निर्णायक जीत पर खुशी व्यक्त करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उसने कई कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारियों को पराजित कर उनकी झूठी प्रतिष्ठा को उजागर कर दिया था। अगले दिन पूरे शहर में इस घटना की गूंज फैलने वाली थी। यह सचमुच अद्भुत था। तलवारबाजी भले ही मेरी कला न हो, फिर भी मैं गहराई से प्रभावित हूं। अचानक एक भारी, बुलंद और प्रभावशाली आवाज सभी के कानों में पड़ी। एक विशालकाय नीले रंग का बाघ मानव शाही काले और सफेद वस्त्र पहने हुए आगे आया। वह सीधे बूढ़े शेर के सामने आकर रुका। फिर उसने अपनी तीखी दृष्टि आदित्य पर टिकाई। हवा में एक नया तनाव फैल गया। एक विशालकाय 4 मीटर लंबा मांसल शरीर वाला अर्धमानव आदित्य के सामने खड़ा था। उसने शिष्टता से अपना परिचय देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। भोज में शामिल हुए इस नए सदस्य के प्रति सभी ने अत्यंत सम्मान दिखाया, ठीक वैसा ही सम्मान जैसा उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने प्रकट किया था। आदित्य ने उस लंबे कद के व्यक्ति से हाथ मिलाया। अगले ही पल उसने अपने ऊपर एक असहनीय दबाव महसूस किया। यह दबाव किसी और से नहीं बल्कि उस नीले बाघ जैसे प्राणी से आ रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो सीधे खड़े रहने की कोशिश करते हुए उसके घुटने किसी भी क्षण जमीन को छू लेंगे। आदित्य ने तुरंत अपनी युद्ध प्रभुत्व आभा को सक्रिय किया। महज 2 सेकंड के भीतर ही उसने उस अदृश्य दबाव को पूरी तरह तोड़ दिया। इतनी जल्दी? नीले बाघ जैसे प्राणी ने कहा। मुझे लगता है मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंक लिया था। यह कहते हुए उसने अपनी आभा निष्क्रिय कर दी। अब आदित्य उतना कमजोर नहीं था जितना वह अक्रम, शशांक और यशपाल से पहली बार मिलने के समय था। उसका स्तर तब से लगभग 24 गुना बढ़ चुका था। साथ ही युद्ध कौशल और हथियार चलाने की कला में भी उसने गहरी महारत प्राप्त कर ली थी। अब उसके लिए यशपाल जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना करना कठिन नहीं रहा था। हालांकि वास्तविक युद्ध शक्ति की दृष्टि से उसके और सामने खड़े इस बाघ जैसे प्राणी के बीच कितना अंतर है, इसका सही आकलन अभी संभव नहीं था। आदित्य यह भली भांति जानता था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आसानी से पीछे हट सकता है। वह निश्चित रूप से अपने सामने खड़े बाघ मानव से कमजोर था, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। वह जानता था कि वह शीघ्र ही इस अंतर को भी पाट लेगा। तुम ग्रैंड मास्टर बनने की लगभग सारी शर्तें पूरी कर चुके हो, उस बलवान बाघ जैसे प्राणी ने शांत स्वर में कहा। बस उस मुकाम तक पहुंचने से पहले
कुछ अधूरा सा महसूस होता है। फिर भी यह ऐसी उपलब्धि है जिसे लाखों लोग भी हासिल नहीं कर पाते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जल्द ही ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। उसकी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही थी। आप कुछ देर से आए हैं कमांडर संदीप, मजिस्ट्रेट ने कहा। मेरी गलती है, नीले बाघ जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। कपड़े चुनने में थोड़ा समय लग गया। मुझे ऐसी भव्य पार्टियों में आना पसंद नहीं है। मुझे तो राक्षसों से लड़ना और उन्हें मारना ज्यादा अच्छा लगता है। ये कहते हुए वह फिर से आदित्य के पास आ गया। संदीप बोल्टोमिर, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। शहर की रक्षा करने वाली सैन्य बटालियनों का कमांडर, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाथ मिलाते समय ऐसा लग रहा था मानो वह नब्ज के जरिए आदित्य की वास्तविक शक्ति को परखने का प्रयास कर रहा हो। प्रणाली, विवरण, आदित्य ने मन ही मन कहा और सामने खड़े अर्धमानव को स्कैन करने का आदेश दिया। स्कैनिंग पूर्ण हुई। नाम संदीप बोल्टोमिर, प्रजाति नेक्टोरल टाइगरकिन, दुर्लभ प्रजाति, रैंक ग्रैंड मास्टर रैंक का शिखर, मुक्केबाज और योद्धा, अर्ध संत रैंक, स्तर 88 ग्रैंड मास्टर रैंक के शिखर पर और अब अर्ध संत रैंक में प्रवेश के कगार पर। अंततः आदित्य को इस कमांडर की वास्तविक शक्ति का स्पष्ट अंदाजा हो गया। उसके सामने खड़ा यह बाघ जैसा प्राणी साहसिक संघ के अध्यक्ष यशपाल से भी अधिक शक्तिशाली था। वह वेंट्रिया में अब तक आदित्य द्वारा देखे गए सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। तो कमांडर संदीप भी श्रीमान आदित्य को पसंद करते हैं? मेहमानों में से एक ने धीमे स्वर में कहा। वह निस्संदेह एक भरोसेमंद व्यक्ति है, एक बुजुर्ग रईस ने गंभीरता से कहा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उसके साथ अच्छे संबंध अवश्य बनाने चाहिए। और वह कितना बलवान और आकर्षक है, एक बूढ़ी कुलीन महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आदित्य के शरीर को लालची नजरों से देख रही थी। बिल्कुल मेरे पसंद का। आदित्य को अचानक एक पल के लिए अपनी त्वचा के नीचे ठंडक सी महसूस हुई। मेहमानों के बीच बातचीत चलती रही। वहीं आदित्य पूरे शहर के 2 सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ सहज बातचीत में व्यस्त था। हालांकि अकरम और यशपाल के पास संघ के माध्यम से बहुत अधिक अधिकार थे, फिर भी वे आधिकारिक रूप से न तो शहर के कमांडर थे और न ही नियंत्रक। उस समय वहां वास्तव में प्रभाव रखने वाले केवल सामने खड़े वे 2 व्यक्ति ही थे। कुछ देर तक बातचीत उनके प्रशिक्षण से हटकर इधर उधर की साधारण बातों पर चलती रही, लेकिन फिर अचानक विषय उस दिशा में मुड़ गया जिसके बारे में आदित्य बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। तो श्रीमान आदित्य, इस शूरा के बारे में आपका क्या विचार है? मजिस्ट्रेट ने पूछा। यह सुनते ही दशरथ और लेफ्टिनेंट नारी ने बातचीत को ध्यान से सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए, लेकिन उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत आदित्य के चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। न वह चौंका और न ही असहज हुआ, क्योंकि आदित्य को पहले से ही संदेह था कि उसे इस भोज में बुलाने के पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, उसकी वीरता और शक्ति की जांच, और दूसरा निस्संदेह उसका शूरा से जुड़ा होना। फ्लेवोर्ड शहर का सबसे कुख्यात अपराधी, वह व्यक्ति जिसने अब तक 40 से अधिक लोगों की हत्या की थी, आखिर 2 अलग अलग और शक्तिशाली योद्धाओं का अचानक उभरना कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता था। कोई भी समझदार व्यक्ति इस संबंध को आसानी से समझ सकता था। वह, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, वह तो बस एक मनोरोगी है। वह यह सब अपनी विकृत सोच के लिए कर रहा है और न्याय व फैसले की बातें करके खुद को सही साबित करना चाहता है, चाहे उसका उद्देश्य कितना भी नेक क्यों न लगे। असल में वह सिर्फ एक कायर है। उसके स्वर में न हिचक थी न संदेह। ऐसा लग रहा था मानो वह सच में शूरा को तुच्छ समझता हो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं श्रीमान आदित्य? कमांडर संदीप ने पूछा। आदित्य ने बस हल्के से सिर हिलाया और उत्तर दिया, क्योंकि वह केवल छोटे मोटे अपराधियों को मार रहा है, ऐसे लोगों को जिन्हें वह बिना किसी परिणाम के खत्म कर सकता है। अगर वह सच में शक्तिशाली होता तो वह रात के अंधेरे में हत्याएं नहीं करता और परछाइयों के पीछे नहीं छिपता। फिर उसने आगे कहा, उसकी आवाज में गहरी दृढ़ता थी। अगर मैं होता और मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं सबके सामने खड़ा होकर खुला युद्ध छेड़ देता। उसके इस कथन ने उसे तुरंत ही एक कठोर और तानाशाह जैसी छवि दे दी, विशेष रूप से लेफ्टिनेंट नारी की नजरों में, जो पहले से ही उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से प्रभावित थी। कमांडर संदीप जोर से हंसा। बिल्कुल यही मेरे भी विचार हैं। केवल एक कायर ही अंधेरे में छिपता है। अगर उसमें सचमुच साहस होता
तो वह छोटी मोटी हत्याओं में समय न गंवाकर बड़े शिकार पर नजर रखता। रात धीरे धीरे बीतती चली गई। आदित्य ने व्यापारियों और रईसों के साथ स्वादिष्ट भोजन किया और उनकी संगति का आनंद लिया, जो उससे मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक गिलास महंगी शराब पीने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रोनिन, आदित्य ने मन ही मन पुकारा। उसके दुष्ट अधीनस्थ उसकी परछाई से निकलकर उस नौकर की परछाई में समा गए, जिसने कुछ क्षण पहले ही उसे शराब परोसी थी। आदित्य ने शेष समय भोज का आनंद लेते हुए बिताया। अंत में आज जिन जिन लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, उन सभी को उसने विदा कहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसने सब पर गहरी छाप छोड़ी है। जल्द ही उसका नाम उच्च पदस्थ और प्रतिष्ठित लोगों के बीच फैलने वाला था। लेकिन जैसे ही वह भोज स्थल से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचा, उसने रथ चालक को गाड़ी तेज करने का आदेश दिया और रथ को एक अंधेरी घाटी की ओर मोड़ दिया। उसके चेहरे पर क्रोध उभर आया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी, क्योंकि भोज के दौरान जब वह मुस्कुराकर सबसे बातचीत कर रहा था और संबंध बना रहा था, आदित्य को झेड़ दिया जा चुका था। अंधेरी गली में खड़ा आदित्य यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। उसे तब तक यह भी पता नहीं चला था कि जिस शराब को वह पी रहा था उसमें जहर मिला हुआ था, जब तक कि प्रणाली ने उसे इसकी सूचना नहीं दी। और इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वह जहर अत्यंत घातक था। यदि जंगल में शिकार के दौरान महान सोमिर के शरीर को अवशोषित करने से प्राप्त ग्रैंड मास्टर रैंक की जहर प्रतिरोधक क्षमता उसके पास न होती, तो आदित्य कुछ ही घंटों में या तो मर चुका होता या फिर मृत्यु के कगार पर पहुंच गया होता। लेकिन उस क्षमता की बदौलत रथ में सवार होते समय उसे केवल इतना ही महसूस हुआ कि उसका तंत्रिका, तंत्र और शरीर का संतुलन धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। जहर इतना प्रबल था कि उसकी ग्रैंड मास्टर रैंक की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी उसे पूरी तरह पचाने और शरीर को विषमुक्त करने में कुछ समय लग गया। अन्यथा उसकी मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक और दयनीय होती। अपनी असाधारण स्मृति के कारण आदित्य उन सभी लोगों को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी। विशेष रूप से वे क्षण जब उसने उनसे हाथ मिलाया था, जब उसने कुछ खाया था या जब उसने शराब पी थी। उसे शराब पीना पसंद नहीं था, इसलिए उसने केवल वाइन पी थी और उसने कुल मिलाकर केवल 3 गिलास वाइन ही पी थी। जैसे ही वह तीसरा गिलास पी रहा था, उसी समय उसे प्रणाली से चेतावनी मिली थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी शक को जन्म दिए मुझे जहर देने का सबसे उपयुक्त तरीका खोजने में समय लगाया। आदित्य ने शांत स्वर में सोचा और निष्कर्ष निकाला, और उन्होंने शराब को चुना, क्योंकि पूरे भोज के दौरान मैंने केवल वही पेय पिया था। जो भी उसे मारना चाहता था, वह अमीरों के लिए बनाए गए भोजन में इतना घातक जहर नहीं मिला सकता था। ऐसा करने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। उसका उद्देश्य केवल आदित्य को मारना था, किसी और को नहीं। इसलिए उन्हें ऐसा अचूक तरीका अपनाना पड़ा जो केवल उसी तक पहुंचे। आखिर यह कर कौन सकता है? उसने कुछ देर सोचा और सबसे संभावित व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की। भोज में शामिल होने से पहले और रईसों के बच्चों की जमकर पिटाई करने से पहले किसी भी कुलीन को उससे कोई समस्या नहीं थी। सुरक्षाकर्मी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे मजिस्ट्रेट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती और इससे हत्या की योजना बनाने वाले को कोई लाभ नहीं होता। स्वाभाविक रूप से कोई भी कुलीन व्यक्ति उस भोज में जहर नहीं लाएगा जिसका उद्देश्य अन्य कुलीनों के साथ संबंध बनाना था। यदि उन्हें पहले से कोई संदेह भी होता तो वे उसे किसी और तरीके से सुलझा लेते। जहां तक मजिस्ट्रेट की बात थी, उन्हें केवल उसकी शक्ति को परखने की जिज्ञासा थी, और कमांडर स्ट्राज ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो छिपकर हत्या करे। वह तो अपने प्रतिद्वंद्वी को सामने से अपने हाथों से मारने वाला योद्धा था। उसके भीतर एक योद्धा का गर्व स्पष्ट दिखाई देता था। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था और उसका एकमात्र सुराग था, वह नौकर जो उसके लिए शराब लेकर आया था। आदित्य ने तुरंत अपनी सामूहिक चेतना की दिव्य शक्ति को सक्रिय किया और अपने मन व दृष्टि को रोनिन से जोड़ लिया। रोनिन वही अधीनस्थ था जिसे उसने उस नौकर की परछाई में छिपा दिया था। आदित्य मजिस्ट्रेट के आवाज से केवल 5 किलोमीटर दूर जाकर रुका था, क्योंकि इस क्षमता की सीमा यही थी। यह शक्ति केवल उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ही
प्रभावी रह सकती थी। रोनिन की आंखों से उसने देखा कि वह नौकर अन्य लोगों के साथ बर्तन साफ कर रहा था। उसके बाद वह चुपचाप और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गया। हालांकि आदित्य के सभी अधीनस्थों के पास छाया विलय की दिव्य क्षमता थी, जिससे वे उसकी परछाई में विलीन हो सकते थे, लेकिन केवल रोनिन के पास ही यह विशेष कौशल था कि वह किसी और की परछाई में भी विलीन हो सके, क्योंकि रोनिन को आदित्य ने अपने अनुबंध के अंतर्गत बनाया था। उसने ग्राउंड हॉग साहसिक दल के सदस्यों का शिकार करते समय एक हत्यारे और चोर वर्ग के शवों को मिलाकर उसे रचा था। इसी कारण आदित्य ने रोनिन को अपने अनुगमन उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। आदित्य ने अपना काला लबादा ओढ़ लिया और उस नौकर के पीछे पीछे एक अंधेरी गली में चला गया, जो पूरी तरह से सुनसान इलाका था। नौकर ने एक छोटे से जर्जर मकान का दरवाजा खटखटाया। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और एक काले नकाबपोश व्यक्ति ने नौकर को घर के भीतर प्रवेश करने दिया। मैंने कर दिया, मैंने काम पूरा कर दिया, नौकर ने धीमी लेकिन आश्वस्त आवाज में कहा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या तुमने उसे अपनी आंखों से झर पीते हुए देखा? नकाबपोश व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह कितना खतरनाक था। मैं उन सभी रईसों और पहरेदारों से घिरा हुआ था। अच्छी बात यह रही कि किसी और ने मुझसे शराब नहीं मांगी। सभी आदमियों में से सिर्फ वही एक आदमी शराब पी रहा था, जबकि बाकी सब वाइन पी रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि शराब में कुछ मिलाकर काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है, नौकर ने विस्तार से कहा। काले नकाबपोश व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा और अंततः अपना चेहरा प्रकट किया। वह एक दानव जैसा प्राणी था, जिसकी लंबी काली दाढ़ी थी और बाल कसकर गूंथे हुए थे। रोनिन के माध्यम से यह सब देख और सुन रहे आदित्य को उसकी दाढ़ी मूंछों की बनावट कुछ जानी पहचानी सी लगी। तो मुझे वह पैसा कब मिलेगा जिसका आपने मुझसे वादा किया था? नौकर ने लालच भरी उत्सुकता से पूछा। यही तो दिलचस्प बात है, दानव ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही दाढ़ी वाले उस दानव ने झट से अपनी पीठ से एक खंजर निकाला और नौकर को कुछ समझने या प्रतिक्रिया करने का अवसर मिलने से पहले ही उसकी गर्दन पर वार कर दिया। खून से दम घुटने लगा। नौकर का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बेवकूफ, क्या उसे सच में लगा था कि हम कोई सुराग छोड़ देंगे? हा हा हा। दानव हंसते हुए खंजर से खून पोंछने लगा। शर्म की बात है, तुम अभी भी जीवित हो। अचानक दानव की पीठ के पीछे से एक भयानक और डरावनी आवाज गूंजी। इससे पहले कि वह दानव अपना सिर पीछे घुमा पाता, उसके गले पर एक खंजर टिक चुका था। तुम्हें किसने भेजा है? काले लबादे के नीचे छिपे व्यक्ति ने सख्त स्वर में पूछा। तुम कौन हो? दाढ़ी वाले दानव ने भय और घबराहट से भरी आवाज में कहा, क्योंकि इस नकाबपोश व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से वह लगभग डर के मारे जड़ हो गया था। सवाल मैं पूछ रहा हूं, उस गंभीर व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें किसने भेजा और दावत में झर मिलाने का आदेश किसने दिया? राक्षस ने अचानक पलटकर नकाबपोश व्यक्ति के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण जिस हाथ में खंजर था उस पर तेजाब की एक बौछार पड़ गई। आ, मेरा हाथ! आदमी दर्द से दहाड़ उठा। उसका हाथ गलने लगा, मांस पिघल गया और उसके बीच से हड्डियां साफ दिखाई देने लगीं। जवाब दो, वरना अगली बौछार तुम्हारे सिर पर पड़ेगी। नकाबपोश आकृति ने आदेश दिया और अपना चेहरा प्रकट कर दिया। तुम, यह असंभव है। उस आदमी ने कहा था कि उसने तुम्हें जहर पीते हुए देखा था। वह कोई और नहीं था, वह स्वयं आदित्य था। आदित्य ने अपना हाथ उस राक्षस के सिर की ओर इस तरह उठाया मानो वह फिर से तेजाब छोड़ने ही वाला हो। नहीं, रुको, यह तो दियान परिवार का पहला युवा स्वामी था, शशांक दियान। दानव घबराकर चीख पड़ा। उसे साफ लग रहा था कि अगर उसने अपने ग्राहक की पहचान छिपाने की कोशिश की तो उसकी जान नहीं बचेगी। मैं समझ गया, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। अगले ही पल उसने जहरीले तेजाब का एक और छिड़काव किया। उसके सामने खड़ा दानव पिघलने लगा। उसे चीखने का अवसर भी नहीं मिला। उसका सिर और चेहरा पिघल कर अलग हो गए। अब तक यह सब सिर्फ उस अनुबंध की वजह से था जिसमें मुझे उससे जुड़े लोगों को मारना था, आदित्य ने ठंडे और स्थिर स्वर में कहा। मेरी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यह हद पार करना है। जो लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं, उसने अग्निगोला चलाने की दिव्य शक्ति का प्रयोग किया।
पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। आदित्य बाहर निकल आया। उन्हें अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। आधी रात का चांद और भी अधिक चमक रहा था और अपनी शांत तथा सुकून भरी रोशनी से पूरे शहर को ढक रहा था। ठंडी हवा चांदनी के साथ मिलकर शहर में एक सुखद अनुभूति का संचार कर रही थी। शहर की इमारतों के बीच एक छोटी सी परछाई झिलमिलाती हुई गुजरी और एक इमारत की छाया से होते हुए दूसरी इमारत की छाया में समा गई। वह सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने से पूरी तरह गुजर गई, लेकिन उनमें से किसी को भी उस परछाई की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। यह परछाई कोई और नहीं बल्कि आदित्य था, जो छाया चाल कौशल का उपयोग करके शहर में घूम रहा था। शूरा के रूप में काम करने के बाद से वह इसी तरह अपराधियों का शिकार करता आ रहा था और उन्हें मारता आ रहा था। आदित्य एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा होकर अपने सामने फैले उस विशाल महल को निहार रहा था, जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस महल की विशिष्टता यह थी कि इसमें इमारतों की कई परतें थीं। परिसर की सीमाओं पर सामान्य इमारतें थीं, जबकि कुछ 100 मीटर की दूरी के बाद अधिक सुव्यवस्थित और अलंकृत घर बने हुए थे। और तीसरी भीतरी परत में एक अत्यंत सुंदर और बारीक नक्काशी वाली लकड़ी की इमारत स्थित थी। आदित्य को तुरंत याद आ गया कि साधना की कहानियों में संप्रदायों की रचना भी इसी शैली में बताई गई थी, जहां सामान्य सेवक और शिष्य सबसे बाहरी हिस्सों में रहते थे और वास्तविक महत्व तथा उच्च पद रखने वाले लोग सबसे भीतरी हिस्सों में निवास करते थे। आदित्य की प्रतिशोधी निगाहें इस स्थान पर टिक गईं। वह परछाइयों में सरकता हुआ हवेली के मुख्य द्वार से सीधे अंदर प्रवेश कर गया। ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों को यह तक महसूस नहीं हुआ कि कोई उनके पास से गुजर चुका है। अचानक एक पहरेदार को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने अपने सिरविहीन शरीर को अपने सामने गिरते देखा और फिर वह अनंत नींद में डूब गया। आदित्य को पहले से ही यह अंदाजा था कि पूरे परिवार में केवल शशांक ही ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच पाया था। यहां तक कि उनके पिता, जो इस कुलीन वंश के वर्तमान मुखिया थे, भी केवल उच्च स्तर के मध्यवर्ती मास्टर श्रेणी के योद्धा थे। एक एक करके लाशें गिरती चली गईं, क्योंकि आदित्य और रोनिन अंधकार में से गुजरते हुए बिना किसी गलती के पहरेदारों को मार गिराते रहे। अगर ओमेगा आदित्य का युद्ध साथी था, तो रोनिन उसका हत्यारा साथी था। दोनों ने बहुत पहले ही अपने आपसी तालमेल में पूर्ण महारत हासिल कर ली थी और संश्लेषण से बनाई गई हाइव माइंड कौशल का उपयोग करते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो अलग अलग आदित्य एक साथ हत्याएं कर रहे हों। आज आदित्य सचमुच गुस्से में था, क्योंकि वेंट्रिया नामक इस दुनिया में आने के बाद पहली बार उसने अपनी सतर्कता में ढिलाई बरती थी। भोज में अपनी कला का भव्य प्रदर्शन करते हुए उसने एक साधारण नौकर को स्वयं को झड़ देने का अवसर दे दिया था। यह बात उसे भीतर तक झकझोर रही थी, क्योंकि यदि उसके पास संयोगवश प्राप्त ग्रैंड मास्टर श्रेणी की विष प्रतिरोधक क्षमता न होती, तो वह मर चुका होता और जीवन का दूसरा अवसर खो बैठा होता। यह किसी उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा युद्ध में मारे जाने से बिल्कुल अलग बात थी। आदित्य के लिए यह ऐसा था जैसे कोई ड्रैगन से लड़ने के लिए प्रशिक्षण ले रहा हो, लेकिन ड्रैगन के बजाय किसी मुर्गी के हाथों मारा जाए। यह उसके लिए घोर अपमान था और इससे उसे सीधा मानसिक झटका लगा। फिर कभी नहीं, आदित्य ने मन ही मन कहा और कसम खाई कि वह फिर कभी अपनी सतर्कता कम नहीं होने देगा। जहां तक शशांक की बात थी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह ग्रैंड मास्टर श्रेणी का योद्धा था या उसके परिवार का इतिहास कितना बड़ा था। उसने आदित्य की जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी ही थी। वह पहले ही शशांक के छोटे भाई को मार चुका था, क्योंकि उसने एक मामूली विवाद पर घात लगाकर उसे मारने की कोशिश की थी, और अब बड़ा भाई भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था जिस पर आदित्य पहले ही छोटे भाई को नरक में भेज चुका था। सामान्यतः आदित्य अपने काम से काम रखता था और केवल अपने लाभ के लिए ही कार्य करता था। वह बिना कारण अनजान लोगों से कभी झगड़ा नहीं करता था, और अब अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसका एक सीधा सा नियम था, वह राहगीरों से नहीं उलझेगा, लेकिन यदि कोई उस पर पत्थर फेंकेगा तो वह उस पर पूरा पहाड़ ही फेंक देगा। इस हवेली में एक एक करके लाशें जमा होती चली गईं।
उसकी जानकारी के अनुसार यह एक निजी संपत्ति थी, जहां केवल कबीले के मुख्य सदस्य ही रहते थे। अधिकांश महिलाएं और बच्चे एक अलग संपत्ति में रहते थे। केवल उन्हीं लोगों को इस पैतृक स्थल पर रहने की अनुमति थी जिनके पास कबीले में पर्याप्त शक्ति और अधिकार था। इससे आदित्य के लिए स्थिति आसान हो गई, क्योंकि वह निर्दोष महिलाओं और बच्चों को मारने वाला कोई निर्दयी राक्षस नहीं था। केवल 40 मिनट में आदित्य और रोनिन ने 30 से अधिक पहरेदारों को मार गिराया और सुरक्षा की पहली परत पूरी तरह टूट गई। पहरेदारों को चुपचाप मारते हुए और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को समाप्त करते हुए वह हवेली के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गया, क्योंकि यहां किसी की भी जान बख्शने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा मारे गए लोग जमीन पर न गिरें और न ही कोई शोर हो। उसने उन्हें उनके हथियारों सहित सावधानी से नीचे रखा। हवेली के भीतर मौजूद अंधेरे कोनों का उपयोग करते हुए उसने जागते और सोते हुए सभी लोगों को मार डाला। उसे हवेली में रहने वाली महिलाओं को मारने में भी कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि नौकरों को परिवार के मुख्य सदस्यों के साथ एक ही छत के नीचे सोने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति को मार देने का भय नहीं था जिसे नहीं मारना चाहिए था। अंततः जब वह तीसरे और अंतिम महल में पहुंचा तो उसने ड्यूटी पर तैनात पहरेदारों को बाहर निकाला और सेरिल को बाहर आने का आदेश दिया। मौन अवरोध बनाओ, आदित्य ने आदेश दिया। उसके अधीनस्थ जादूगर ने तुरंत मौन अवरोध बनाया और पूरी इमारत को उससे ढक दिया। रोनिन चुपचाप गया और एक बूढ़े पुरुष तथा एक स्त्री का सिर लेकर लौट आया। इसके बाद सेरिल ने अवरोध को निष्क्रिय कर दिया। आदित्य ने आगे बढ़कर मुख्य द्वार पर लात मारी और एक ही वार में दरवाजा बीच से टूट गया। कौन है? एक तगड़ा भालू जैसे शरीर वाला लंबा आदमी चिल्लाया। उसने जानलेवा इरादे को भांपते ही नींद से जागकर अपने बिस्तर के बाईं ओर रखी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ा। मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि अगर तुम मुसीबत खड़ी करने आए तो मैं तुम्हें परलोक में उससे मिला दूंगा, नकाबपोश व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। आदित्य ने दाढ़ी वाले उस व्यक्ति के सामने अपना चेहरा प्रकट कर दिया। तुम अभी भी जीवित हो? शशांक ने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आया हूं, आदित्य ने कहते हुए 2 सिर शशांक के पैरों की ओर फेंक दिए। कमीने! शशांक दहाड़ उठा। उसने तुरंत उन दोनों सिरों को पहचान लिया। वे उसके माता पिता के अलावा और किसी के नहीं थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी जल्द ही उनसे मिलने भेज दूंगा, आदित्य ने भावहीन स्वर में कहा। तुम भूल गए हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? मैं ग्रैंड मास्टर श्रेणी का योद्धा हूं। मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। शशांक ने अपने पीले प्रकाश से चमकते शक्तिशाली हथियार को लहराते हुए दहाड़ लगाई। आदित्य मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ रहा हूं? अचानक 2 विशाल और लंबे कद के व्यक्ति उसकी परछाई से बाहर निकले। उन्होंने उस विशाल और चौड़े कक्ष के लगभग 1/4 हिस्से को भर दिया। कौन थे ये दोनों जो आदित्य की छाया से बाहर आए थे? क्या वो ओमेगा था या कोई नया अधीनस्थ जो इस बार अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा? क्या होगा जब शशांक को पता चलेगा? आदित्य, शूरा, जल्लाद सभी एक ही हैं, तो उस बेचारे की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आदित्य के द्वारा शशांक को मारने की बात जब पूरे शहर में फैलेगी तो शहर के मजिस्ट्री का रिएक्शन क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए अंधकार का नायक नाम की यह ऑडियो सीरीज सिर्फ शैडो रेल्म हिंदी ऑडियो स्टोरी चैनल पर।